Recording progress. Okay, so guys, welcome to today's class on NISM 5A, and आज हम chapter 1 का discussion करने जा रहे हैं. I've given you the brief instruction on how we're going to proceed with this syllabus, and let's start the discussion on chapters. So सबसे पहले हम लोग chapter 1 की बात कर रहे हैं, and chapter 1 का नाम है Investment Landscapes. ये सबसे basic chapter है पूरे सेशन का. एक सेकेंड. ओके, सो ये सबसे बेसिक चैप्टर है पूरे सिलेबस का, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है. यहाँ पे जो कुछ डिस्कशन हो रहा है, दिस इज ऑन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. इस चैप्टर में हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि भाई सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या अलग एसेट क्लासेस होते हैं, क्या बिहेवियरल बायसेस होते हैं, एसेट एलोकेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में चैप्टर 1 बताएगा. दिस इज नॉट मच ऑफ हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर. एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं इस चैप्टर से, एंड इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर. So on that note, let's start the discussion on today's class and chapter number 1. So सबसे पहले जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स होता क्या है कि सर आप पैसे कमाते हो, पैसे बचाते हो, उन पैसों को निवेश करते हो. क्वेश्चन है कि आप पैसे निवेश क्यों करते हो. आप किसी क्लाइंट के पास जाओगे और आप कहोगे कि सर आप मेरे लिए एक SIP स्टार्ट कर दीजिए, तो you will be considered as a good financial advisor or a distributor only when you tag a goal of client. ठीक है, तो क्लाइंट के गोल क्या हो सकते हैं? There can be many goals. For example, बच्चे का एजुकेशन, बच्चे की शादी, आपका खुद का रिटायरमेंट, घर खरीदना है, ये सब हमारे फ्यूचर गोल्स होते हैं, राइट? सो आपको सबसे पहले अपना गोल्स क्लाइंट से पूछना चाहिए. गोल्स को फाइनेंशियल गोल्स कैसे कहा जाता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि भाई आप अगर लेट्स से इफ आई एम योर क्लाइंट और आप मुझसे बात करते हो, तो मैं कहूंगा क्या, देखो मेरी एक बेटी है और बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे पैसे जुगाड़ने हैं. जब मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी तब मैं उसको शायद बाहर पढ़ने के लिए भेजूंगा, उससे मुझे एक सर्टेन पैसा लगेगा. तो ये जो मैं आपको गोल बता रहा हूँ ना, दैट कैन बिकम अ फाइनेंशियल गोल ओनली इफ यू एड सर्टेन एलिमेंट्स टू दिस. जब आप क्लाइंट के साथ बैठते हो, पहले आप उससे डिस्कस करो कि भाई व्हाट आर द फ्यूचर इवेंट्स इन योर लाइफ. तो मैंने कहा कि मेरी एक बेटी है, उसका एजुकेशन, उसकी शादी, वो कल को फ्यूचर में कोई स्टार्टअप तैयार करेगी, मेरा खुद का रिटायरमेंट, मुझे कोई घर खरीदना है. ऑल ऑफ दोज कैन बी द फ्यूचर इवेंट्स ऑफ माई लाइफ. नेक्स्ट इज दैट आई नीड टू असाइन प्रायोरिटी इन द सेंस कि देखो, इफ आई हैव, मेरे पास अगर मुकेश अंबानी जितना पैसा तो मैं सारे गोल्स अचीव कर जाऊंगा, राइट? बट इफ आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, then I cannot achieve maybe all the goals. So I have to decide, prioritize कि यार बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा पहले इकट्ठा करूं कि अगली गाड़ी खरीदने के लिए पैसा पहले इकट्ठा करूं. So if the client is not able to give you a lot of money which will solve all the goals, then you need to assign priority with the client as to which is the first goal that you should be achieving. Third is that you need to assign timelines. Timelines assign करने का मतलब क्या हुआ कि सर बेटी की पढ़ाई अगर 18वें साल में है तो मेरी बेटी की उम्र अभी 11 साल है, तो 7 साल के बाद उसकी जरूरत पड़ेगी, यानी कि मैं अभी जो इन्वेस्टमेंट्स कराऊंगा वो 2032 में मुझे उसके पैसे लगेंगे, राइट? सो इफ आई कैन गिव दैट टाइमलाइन एंड डिसाइड माय इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली, देन ओनली आई विल बी एबल टू अचीव दीज गोल्स. एंड देन आई नीड टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ फंडिंग दैट इज रिक्वायर्ड. अभी क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है, तो अभी बेटी की शादी तो हर तरह के बजट में हो सकती है. आपको अपने क्लाइंट से पूछना होगा, ये नहीं कि भाई हमारे कम्युनिटी में शादी 25 लाख में होती है तो 25 लाख में शादी करा दोगे, नहीं. अगर आपका क्लाइंट बहुत बड़ा क्लाइंट है तो वो बोलेगा यार मुझे शादी में 2 करोड़ रुपए खर्चने हैं. तो वट एवर बी द क्लाइंट्स गोल, आपको बताना होगा कि मुझे इतने रुपए लगेंगे, एंड सिर्फ आज के हिसाब से नहीं. आई मीन बेटी की पढ़ाई तो आज नहीं है, अगर आज मैं उसको US भेजूंगा तो आज मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन मैं तो 8 साल बाद भेजूंगा, तो 8 साल बाद क्या 1 करोड़ रुपए लगेंगे? आंसर इज नो. सो what I'll have to do is that I'll have to consider inflation. तो अगर आज 1 करोड़ रुपए के अंदर में गोल अचीव होता है, तो मे बी आफ्टर 8 years that cost will be 2 crore rupees. So if I'm able to identify the future events, assign priority, assign timelines, and understand the amount of funding required, then only it becomes a financial goal, right? आगे बढ़ते हैं. So एग्जाम में आपसे पूछेगा कि what are the steps in the goal planning exercise. तो ये सारे जो हैं, ये सारे steps हैं गोल प्लानिंग एक्सरसाइज के, ठीक है? अब आगे बोलता है कि सर देखो पैसे तो हमने बचाए, अब हम पैसों को निवेश करते हैं. हम जहां कहीं पैसा निवेश करें, चाहे हम बैंक FD करें, चाहे हम LIC की पॉलिसी करें, चाहे हम म्यूचुअल फंड करें, चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स करें,
हम जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हमको कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट बातें जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहला हमें सोचना चाहिए कि हम जहां पैसे लगाने की सोच रहे हैं वो जगह कितना सेफ है, मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरा पैसा डूब जाएगा। सेकंड, मुझे समझना होगा कि कितनी आसानी से मैं पैसा निकाल सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी, हाउ इजीली आई कैन टेक आउट माई मनी। एंड लास्ट इज कि सर मुझे रिटर्न्स कितने आएंगे, राइट। तो ये तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि पैसा गायब तो नहीं हो जाएगा, पैसा आसानी से निकलेगा ना, और मुझे रिटर्न्स कितना मिलेगा। उसके अलावा मुझे क्या जानना जरूरी है कि सर पैसा डालना निकालना कितना आसान है, मिनिमम टिकट साइज से सर कितना से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसमें कितना टैक्स लगेगा, टीडीएस कटेगा कि नहीं, ये सब चीजें भी मुझे समझना जरूरी है व्हेन आई एम डिसाइडिंग ऑन माय इन्वेस्टमेंट्स। अब इनका क्या कहना है कि देखो प्राइमरीली जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते हैं ना, वो या तो होता है इक्विटी के अंदर में, या होता है डेट के अंदर में जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड इनकम, या फिर होता है रियल एस्टेट, या फिर होता है कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, एंड देन देयर आर सर्टेन अदर एसेट क्लासेस आल्सो। ठीक है, ओके ओके। सो लेट्स से अगर मैं अपना पैसा बैंक एफडी में लगाता हूँ, एफडी, या मैं अपना पैसा लेट्स से पीपीएफ में लगाता हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना में लगाता हूँ, या किसी कंपनी के एफडी में लगाता हूँ, मैं डिबेंचर बॉन्ड खरीदता हूँ, जो भी इंस्ट्रूमेंट मुझे फिक्स्ड रिटर्न देता हो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेरे कंपनी के शेयर के दाम के ऊपर निर्भर करता हो उसको हम कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कभी कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहा हूँ, तो कभी मैं म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूँ, कभी मैं कोई ईटीएफ खरीद रहा हूँ, कभी मैं कोई इंडेक्स फंड खरीद रहा हूँ, ये सब एग्जांपल्स होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के। ओके, फिर होता है रियल एस्टेट। एंड रियल एस्टेट क्या है, अगर मैं कभी लैंड फ्लैट वगैरह खरीदता हूँ, या मैं कोई आरईआईटी वगैरह खरीदता हूँ, तो ये सब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स आता है, और कमोडिटीज में गोल्ड एंड सिल्वर आते हैं। ओके, अभी एग्जाम में यहाँ से क्या पूछता है कि ऑफ ऑल दीज डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, विच ऑफ देम which of these options have a consumption value apart from your investment value। देखो इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि सर आज मैंने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का, कल को वो 120 रुपया हो गया, तो शेयर का दाम बढ़ गया, इसको हम कहते हैं उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू, राइट। लेकिन कंजम्पशन वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि सर हम उस पर्टिकुलर एसेट को हम भोग सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि इक्विटी को क्या हम भोग सकते हैं, आंसर इज नो, दीज आर पेपर एसेट्स। फिक्स्ड इनकम मुझे से रिटर्न देने की बात करता है, गारंटी रिटर्न की बात करता है, लेकिन दैट डज नॉट हैव एनी कंजम्पशन वैल्यू। लेकिन अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो यस, रियल एस्टेट हैज अ कंजम्पशन वैल्यू, इन द सेंस कि सर मैंने अगर जमीन पे पैसे लगाए, या मैंने कोई अगर फ्लैट खरीदा, तो फ्लैट के दाम बढ़ेंगे जिससे कि मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ रहा है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट मैं उस फ्लैट में रह भी सकता हूँ, और रहने के साथ साथ भी दाम बढ़ते हैं। तो जब मैं रह रहा हूं तो मैं उसको भोग रहा हूं, एंड दैट इज वेयर रियल एस्टेट हैज अ कंजम्पशन वैल्यू। सिमिलरली कमोडिटीज की बात करते हैं, हम गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, सोने चांदी की बात करते हैं, तो यार गोल्ड का तो हम ज्वेलरी पहनते हैं, सिल्वर के यूटेंसिल्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, सो दैट ऑल्सो हैज अ कंजम्पशन वैल्यू। तो आपने समझा कि कंजम्पशन वैल्यू किस में है, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में है। अगला सवाल एक और जो यहाँ से पूछा था कि भाई बताओ कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें रेगुलर इनकम नहीं देता है। तो अगर आप समझोगे तो इक्विटी के अंदर में क्या मैं रेगुलर इनकम पा सकता हूं, आंसर इज यस, बाय वे ऑफ डिविडेंड्स आई कैन गेट रेगुलर इनकम। फिक्स्ड इनकम में क्या रेगुलर इनकम मिलता है, जी हाँ सर, मैं चाहूं तो महीना महीना में इंटरेस्ट ले सकता हूं, दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर इनकम। रियल एस्टेट से क्या रेगुलर इनकम मिलता है, सोच के बताइएगा, डू यू थिंक रियल एस्टेट गिव्स यू रेगुलर इनकम। आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो इस सवाल का जवाब कि क्या रियल एस्टेट से रेगुलर इनकम मिल सकता है, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। नो, ओके। सो मौशी मैडम और सोनाली मैडम को लग रहा है कि नहीं, रियल एस्टेट से कोई इनकम नहीं मिल सकता है, बट यस, अभिजीत इज राइट। सो अभिजीत ने कहा कि सर हाँ, रेंट हमें मिल सकता है, एंड रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर इनकम, वेरी गुड। सो जितने लोग यस लिख रहे हैं वो सब करेक्ट हैं। तो रियल एस्टेट से मैं रेगुलर इनकम पा सकता हूं, तो हमने क्या समझा कि सर इक्विटी से डिविडेंड मिलता है, फिक्स्ड इनकम से इंटरेस्ट मिलता है, रियल एस्टेट से रेंटल मिलता है, बट कमोडिटीज से हमें कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलता है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट डिफरेंट एसेट क्लासेस। ओके, इस स्लाइड पे मैं फिर से आऊंगा 2 स्लाइड के बाद में, वेर
आई बी टॉकिंग अबाउट एसेट एलोकेशन। तो इसके बारे में मैं वापस इस स्लाइड पे आऊंगा थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं फटाफट। इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो देखो कुछ जोखिम भी उठाने होते हैं, कुछ रिस्क भी होते हैं। मतलब क्या तरह के रिस्क होते हैं कि सर मैंने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया और उसकी वैल्यू गिर गई, वो होता है रिस्क। तो क्या क्या तरह का रिस्क होता है? सबसे पहला रिस्क होता है इन्फ्लेशन रिस्क। व्हाट इज इन्फ्लेशन रिस्क? कि सर पैसे की कीमत कम हो जाती है। मैंने आज 100 रुपए लगाए थे एफडी में, एफडी वाला मुझे 106 रुपए दे दिया 1 साल के बाद में। लेकिन 106 रुपए की कीमत आज के 100 रुपए से कम है। 100 रुपए में आज मैं जितना सामान खरीद सकता हूँ, 1 साल बाद 106 रुपए में मैं उतना सामान शायद नहीं खरीद पाऊंगा। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन रिस्क, राइट? लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? कि सर मैंने पैसे डाले किसी फ्लैट में या लैंड पे, और मुझे अभी अचानक से मेरे घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया और मुझे इमीडिएट पैसे की जरूरत है। तो क्या मैं रातों रात अपना फ्लैट बेच करके क्या मैं पैसे निकाल सकता हूँ? आंसर इज नो। एंड दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी रिस्क, राइट? तीसरा रिस्क जो है इसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब होता है उधारी देना, राइट? अगर आपने किसी को उधारी दी और सामने वाले ने अगर आपको पैसा नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दोस्त को पैसे दिया, आपका दोस्त आपका पैसा मार के बैठ जाता है, तो इस तरह के रिस्क को हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। तो क्या मुझे कोई ऑडियंस में से चैट बॉक्स में लिख के दे सकता है कि सर देखो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आप मुझे बोल सकते हो जिसमें आप लोग आज के दिन इन्वेस्टमेंट करते हो और आप लोग क्रेडिट रिस्क फेस करते हो? तो एनी इंस्ट्रूमेंट दैट यू कैन टेल मी इन चैट बॉक्स जहां पे आप सभी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप ये जोखिम उठाते हो कि सर मुझे पैसा शायद रिटर्न नहीं मिलेगा। क्या ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके दिमाग में आ रहा है अभी? संजय, इक्विटी is not associated with credit risk. Okay. Anybody else wants to try? शेयर मार्केट नो। शेयर मार्केट तो आप पैसे डाल रहे हो, पैसे के दाम कम हो सकते हैं, शेयर के दाम गिर सकते हैं, लेकिन मैं पैसा वापिस ही नहीं मिलेगा, ये तो क्रेडिट रिस्क तो शेयर मार्केट में नहीं है। ओके, तो तपन आप बोल रहे लोन, बट किस तरह का लोन? आई मीन मैंने कहा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप कोई लोन में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। एफडी। ओके। तो संजय जी बोल रहे हैं कि सर मैं जो एफडी करता हूँ ना, आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग क्लास सुन रहे हैं वो लोग सब कोई बैंक एफडी करते हैं। तो बैंक एफडी के अंदर में आप लोग करते क्या हो? बैंक एफडी के अंदर में आप बेसिकली बैंक को पैसे दे रहे हो, और बैंक वाला आपको वादा कर रहा है कि भैया इतने दिन के बाद में आपको मैं इतना पैसा रिटर्न कर दूंगा। देखो आप जो चिट फंड लिख रहे हो ना, ये गलत है, क्योंकि चिट फंड इज नॉट अ रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट। वहां पर तो सर क्रेडिट रिस्क क्या, वहां तो रेगुलेटरी रिस्क ज्यादा है, वहां तो पैसा डूबना ही डूबना है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल योर डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर बैंक को भी अगर आपने एफडी किया और बैंक वाला आपको वादा कर रहा है कि सर मैं 1 साल के बाद में आपको 100 रुपए के सामने 107 रुपए दे दूंगा, कल को अगर बैंक डूब गई तो क्या आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे? तो फॉर दैट मैटर एवरी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जहां पे आप पैसे लगाते हो, मान लो आपने कोई कॉर्पोरेट एफडी खरीदी, मान लीजिए आपने किसी डिवेंचर में पैसे लगाए, इवन फॉर दैट मैटर अगर आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी खरीदा है, ऑल्दो वहां पे डूबने के आसार नहीं के बराबर है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप पैसे लगाते हो, वहां पर सामने वाला अगर आपको पैसे ना दे, देन यू आर कैरिंग अ क्रेडिट रिस्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मार्केट रिस्क, जिसे आपने सुना है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट? तो मार्केट रिस्क क्या होता है? देखो आपने जब म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, तो आपके पैसे जो है ना, अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर है, तो वहां पे आपके पैसे जा रहे हैं अलग अलग इक्विटी कंपनीज के शेयर्स में। और होता क्या है, इन शेयर्स के दाम फ्लक्चुएट करते हैं। और शेयर्स के दाम क्यों फ्लक्चुएट करते हैं? एक होता है कि कोई कंपनी स्पेसिफिक कोई न्यूज आ गई तो शेयर के दाम फ्लक्चुएट कर सकते हैं, और एक होता है जनरल मार्केट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी कंपनी में कोई दिक्कत आ गई है, द एंटायर मार्केट इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। कि सर अभी यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो एफआईआई अपना पैसा निकाल रहा है, तो सर अभी वैल्यूएशंस बहुत रिच थे तो बोल करके वो कूल ऑफ हो रहे हैं। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई द मार्केट इज फॉलिंग राइट नाउ। सो एनी पर्टिकुलर इवेंट that impacts the market as a whole is called as market risk, right? For example, सर मैंने पैसे लगाए और लेट्स से कोविड आ गया,
अभी कोविड आने की वजह से क्या हुआ कि सारी दुकानें बंद हो गई, कंपनीज के प्रॉफिट्स गिर गए, और इसकी वजह से मेरा शेयर का दाम भी गिर गया, राइट? तो दैट टाइप ऑफ रिस्क विच अफेक्ट्स एवरी कंपनी इन द मार्केट इज कॉल्ड एज मार्केट रिस्क। सर मैंने इन्वेस्टमेंट किए, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ गया, और उसके वजह से शेयर मार्केट में शेयरों के दाम गिर गए, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट रिस्क। तो क्या मैं मार्केट रिस्क से बच सकता हूं? आंसर इज नो। सर अगर मैं मार्केट में घुसूंगा तो मुझे मार्केट के जोखिम उठाने ही होंगे। मार्केट रिस्क से बचने का एक ही तरीका है कि सर मार्केट में घुसो ही मत, दूसरी गाड़ी पकड़ लो, एफडी में इन्वेस्टमेंट करो, राइट? ओके। फिर आता है प्राइस रिस्क। और प्राइस रिस्क मैंने क्या कहा था कि कोई कंपनी स्पेसिफिक कोई अगर न्यूज आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्राइस रिस्क। फॉर एग्जाम्पल सर मैंने अडानी के शेयर में पैसे लगाए थे, उधर पे हिडनबर्ग वाले ने कोई रिपोर्ट लिख दी, उसकी वजह से उसके ऊपर एलिगेशंस लगे और अडानी का शेयर का दाम 70% गिर गया। दैट इज अ प्रॉब्लम व्हिच हैज हैपेंड ओनली विद द अडानी कंपनी। इट हैज नॉट हैपेंड विद रिलायंस इंडस्ट्रीज और विद एचडीएफसी बैंक, राइट? तो an event which affects only one company is called as a price risk. फॉर एग्जाम्पल मैंने सर टाटा मोटर के शेयर में पैसे लगाए और मान लो टाटा मोटर की फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, then the risk that I am facing is called as price risk. तो एग्जाम में सवाल पूछता है कि सर प्राइस रिस्क से बचने का तरीका क्या है, एंड द आंसर टू दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, राइट? मतलब क्या कि सर अगर मेरे पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, अगर मैंने 100 के 100 रुपए अडानी के शेयर में लगा दिए और अडानी पे न्यूज आ गया और उसकी वजह से अडानी का शेयर 70% अगर टूट गया, और मैंने सिर्फ अडानी के शेयर में पैसे लगाए होते तो मेरे भी 100 रुपए की कीमत 30 रुपए हो जाती, राइट? लेकिन मान लीजिए मैंने ना वो पैसे म्यूचुअल फंड में लगाए थे, और म्यूचुअल फंड वाला क्या आपके पैसे से सिर्फ एक कंपनी का शेयर खरीदता है? आंसर इज नो। ही विल बाय सम 30 40 50 डिफरेंट कंपनीज। तो हो सकता है कि उसने भी अडानी के शेयर में पैसे लगाए हैं, लेकिन अडानी के अंदर में उसने मान लो 100 में से सिर्फ 3 रुपए लगाए हैं, बाकी 97 रुपीज के पोर्टफोलियो में उसने एचडीएफसी बैंक भी ले रखा है, तो ओएनजीसी भी ले रखा है, तो एशियन पेंट्स भी है, तो इन्फोसिस और टीसीएस भी है। अभी क्या हो रहा है कि सर जैसे ही अडानी में न्यूज आया तो मेरा 100 में जो 3 रुपए वाला पार्ट था वो 70% गिर गया, उसमें 2 रुपए का नुकसान आ रहा है, मेरा पोर्टफोलियो 2 रुपए से डाउन है। बट बाकी 97 रुपीज जो बाकी कंपनियों में लगे हैं ना, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, और उनके शेयर के दाम अगर बढ़ते हैं ना तो वो मेरा 2 रुपए का लॉस को कवर अप कर देंगे। तो बेसिकली आप इतना जान के चलिए कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, यू आर नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एंड हेंस यू अवॉइड प्राइस रिस्क बिकॉज यू आर गेटिंग डाइवर्सिफिकेशन। एंड लास्ट जो रिस्क है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। अभी फिलहाल के लिए इतना जान के चलिए कि सर रिस्क का मतलब हम क्या कह रहे थे कि सर हमने जिस इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाए थे उस पैसे के उस इंस्ट्रूमेंट के दाम कम हो गए। तो वो कैसे होता है? सर मार्केट में इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर है, ठीक है? और जो डेट इंस्ट्रूमेंट में मैंने पैसे लगाए, मैंने जो बॉन्ड खरीदा था, तो बॉन्ड का एक प्राइस है। मुझे दिक्कत कब है? जब ये बॉन्ड का दाम गिर जाए। मैंने 100 रुपए में बॉन्ड खरीदा था, वो बॉन्ड का दाम 98 रुपीज हो जाए। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो बॉन्ड का दाम कम हो जाता है, और बॉन्ड का दाम कम होना इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया इसलिए बॉन्ड का दाम गिर गया, दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्यों ऐसा होता है ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट वी हैव। सो हाउ डू यू मैनेज दिस रिस्क? एक तरीके से कि आप इस रिस्क को अवॉइड करिए। अगर शेयर मार्केट डर लगता है तो शेयर मार्केट में घुसिए मत, या फिर कुछ ऐसा पोजीशन बनाइए जिससे कि आप मतलब हर समय मार्केट में मत रहिए, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाइए। रिस्क को हम तभी मैनेज कर पाएंगे जब हम रिस्क को मेजर कर पाएंगे। रिस्क को मेजर करने के लिए बहुत सारे फंडे हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिविएशन से रिस्क मेजर होता है, बीटा से होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन से रिस्क मेजर होता है, क्रेडिट रेटिंग से मेजर होता है। देयर आर लॉट ऑफ वेज बाय व्हिच वी मेजर रिस्क। रिस्क के ऊपर में डेडिकेटेड एक चैप्टर है, वहां पे हम डिटेल में ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। फिर बोलता है कि सर जब भी आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओ ना इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, और जिस वजह से वो कई बार एक लॉजिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेता है। तो ये चैप्टर बताता है कि क्लाइंट के दिमाग में और क्या चलता है, एंड इसका कोई निवारण है क्या? आंसर इज नो, इसका कोई निवारण नहीं है।
बट क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि एक क्लाइंट आपको चेक देने से पहले, डिसीजन मेकिंग करने से पहले और क्या क्या चीजें सोचता है, दैट इज कॉल्ड एज बिहेवियरल बायसेस। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला बायस है रीसेंसी बायस। फॉर एग्जाम्पल, बिलीव मी फ्रेंड्स, लास्ट 2-3 हफ्ते से मार्केट बहुत धड़ल्ले से गिर रहा है। 26,000 का जो निफ्टी था वो गिर के 23,000 पे आ गया, ऊपर से 3,000 पॉइंट करेक्शन हो गया। राइट। अभी क्लाइंटों को क्या लग रहा है, अगर मार्केट में 26,000 निफ्टी पे वो पैसा लगाने के लिए रेडी थे, तो अगर 23,000 में मार्केट मिल रहा है तो पैसा और अच्छे से जोर से लगाना चाहिए। लेकिन अभी मैक्सिमम क्लाइंट सोच रहे हैं कि यार मैं अपना पैसा निकाल लूं। क्यों? क्योंकि अभी तो मार्केट और गिरेगा। सो रीसेंसी बायस का मतलब क्या होता है कि सर जो अभी मेरे साथ चल रहा है ना वो आगे भी चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज रीसेंसी बायस। मार्केट अगर बढ़ रहा है तो आगे और बढ़ता रहेगा, मार्केट अगर गिर रहा है तो अभी और गिरेगा। दिस इज कॉल्ड एज रीसेंसी बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या होता है, जिसको मैं कहता हूँ कि बहुत क्लाइंट लोग, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़े बंगाली क्लाइंट के पास जाइए, तो वो आप उसको कुछ भी समझाने जाइए, वो बोलता है कि दादा अमी जानी, अमी शॉप जानी। आमी जानी जब करता है, इसका मतलब उसको ना सब चीज के बारे में ज्ञान है। आप उसको रशिया यूक्रेन वॉर पूछ लीजिए, आप उसको मोदी जी के पॉलिसीज पूछ लीजिए, उसको सब पता है। इसका मतलब क्या है कि आप उसको कोई भी व्यू दो ना, वो आपका बात सुनेगा ही नहीं। वाई? बिकॉज ही इज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज ओन व्यूज। ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो बायस दैट अ क्लाइंट हैज। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन का मतलब क्या हुआ कि सर क्लाइंट जो है ना, वो लॉस से डरता है। फॉर एग्जाम्पल, पैसे तो लगा दिए म्यूचुअल फंड में आपके बोलने पर, लेकिन अगर मार्केट गिर गया और पैसे माइनस हो गए ना, तो उसको रात को नींद नहीं आती है। तो ऐसे लोगों को मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं देना चाहिए। एक होता है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी क्या होता है? हर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन फॉर शीप। वी कॉल इट अ हर्ड ऑफ शीप, है ना। तो भेड़ों का जो झुंड होता है, आप देखेंगे अगर भेड़ों का झुंड अगर हाईवे के साइड में अगर जा रहा है, अगर एक भेड़ ने रास्ता क्रॉस कर दिया तो सारे के सारे भेड़ उसके पीछे पीछे रास्ता क्रॉस कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने से गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड पे आ रही है। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हर्ड मेंटालिटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन इन्वेस्टमेंट्स। कई बार देखा जाता है कि सर मेरे दोस्त ने बिटकॉइन में पैसे लगा करके बहुत पैसे बना लिए। अब मैं बिटकॉइन के बारे में एबीसीडी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त ने पैसे बनाए, इसलिए मैं भी आंख बंद करके बिटकॉइन में पैसे लगा देता हूँ। एंड दैट इज कॉल्ड एज हर्ड मेंटालिटी। एक बायस होता है जिसको हम कहते हैं फेमिलियरिटी बायस। फेमिलियरिटी बायस मतलब कि सर जो मुझे पता है मैं वही करूंगा। आज तक मेरे बाप दादा ने सिर्फ एलआईसी और बैंक एफडी किया है, पोस्ट ऑफिस किया है, मैं उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम ओनली फेमिलियर विद दोज इंस्ट्रूमेंट्स। आई विल नॉट ट्राई म्यूचुअल फंड्स। दैट इज कॉल्ड एज फेमिलियरिटी बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब क्या होता है कि सर मैं जो सुनना चाहता हूं ना, आप सिर्फ वही बोलो। अभी आप मेरे सामने आए कि भाई मार्केट क्यों बढ़ेगा, अभी क्यों पैसे लगाने चाहिए, लेकिन मैं क्या सुनना चाहता हूँ कि नहीं मार्केट अभी गिर रहा है तो अभी और गिरेगा। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं सुबह शाम दिन रात खाली गूगल सर्च करता हूँ कि वाई मार्केट विल फॉल, वाई मार्केट विल क्रैश। एंड आई काइंड ऑफ ऑलवेज कीप री इन्फोर्सिंग दिस बिलीफ इन माई माइंड, यस मार्केट्स विल फॉल टुमारो। So this type of bias is called as confirmation bias. अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि सर मेरे को ना जितना इंफॉर्मेशन पता है ना, मैं उसी के बीच में खाली रहता हूँ, मैं पूरी दुनिया को नहीं देखता। इट्स लाइक कुएं का मेंढक, उसको लगता है दुनिया इतनी है और उसी हिसाब से वो डिसीजंस देता है। तो ऑल दीज एग्जांपल्स दैट वी गिव टू यू आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियरल बायसेस दैट क्लाइंट्स सफर फ्रॉम। तो कहने का क्या है सर कि अभी ना क्लाइंट के कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो आप उसकी हमेशा रिस्क प्रोफाइलिंग करिए। आप समझिए कि क्लाइंट आपका कितना रिस्क उठा सकता है। तो क्लाइंट को रिस्क देना ही क्यों है, आपको 3 चीजें देखनी चाहिए कि क्लाइंट को क्या नीड है रिस्क लेने की, क्लाइंट के पास क्या एबिलिटी है रिस्क उठाने की, और क्लाइंट क्या विलिंग है रिस्क उठाने के लिए। ये तीनों बातों का समावेश अगर होगा ना, तभी आप क्लाइंट को रिस्की इंस्ट्रूमेंट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट का सारा गोल अगर 7% के रिटर्न से ही अगर मिल जाता है, तो आप क्लाइंट का पैसा इक्विटी में डालोगे ही क्यों, बैंक एफडी कर दो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड टू टेक द रिस्क। सेकेंड इज द एबिलिटी कि सर मैं 20,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, अभी अगर मार्केट यहाँ से 30% गिर जाएगा तो मैं उतना जोखिम उठा ही नहीं सकता हूँ। तो आई डोंट हैव द एबिलिटी टू टेक द रिस्क, देन व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन इक्विटी। तीसरा है विलिंगनेस कि सर शायद मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, मुझे 12% की रिटर्न की जरूरत भी है, जिस वजह से इक्विटी पैसा लगाना चाहिए, लेकिन जहां मेरा पैसा माइनस हुआ मुझे रात को नींद ही नहीं आएगी। तब ऐसे बंदे के पास तो विलिंगनेस ही नहीं है रिस्क लेने की। तो ये तीनों चीज आप ही क्लाइंट के बारे में अच्छे से जानते हो क्योंकि आप क्लाइंट से मिले हो।
सो किसी भी क्लाइंट को कोई भी पोर्टफोलियो बनाने से पहले उसका प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग आपको जरूर से करना चाहिए। फिर बोलता है एसेट एलोकेशन क्या होता है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अलग अलग तरह के एसेट्स क्या होते हैं। वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट एसेट क्लासेस। वी टॉक्ड अबाउट इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, कमोडिटीज। हमने 4 एसेट्स की मेजरली बात की। क्या आज के दिन आप अपना सारा का सारा पैसा कोई एक इंस्ट्रूमेंट में लगाना चाहोगे? क्या पूरा का पूरा मेरे लाइफ का जितना कमाई है सबका सब हम बैंक एफडी कर दें? सारा का सारा पैसा से हम सोना खरीद दें? सारा का सारा पैसा से म्यूचुअल फंड बना दें? ऐसा क्या कभी होता है? आंसर इज नो। हमेशा हम क्या कोशिश करते हैं कि हम अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करें। कुछ पैसा हम इक्विटी में लगाते हैं, कुछ पैसा हम फिक्स्ड इनकम में लगाते हैं, कुछ पैसे से हम रियल एस्टेट खरीदते हैं, कुछ पैसे से हम गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं। राइट। तो इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि देखो अल्टीमेटली कितना पैसा आप किस एसेट को दोगे, दिस इज कॉल्ड एज एसेट एलोकेशन। कितना पैसा किस एसेट को आप एलोकेट करोगे। तो एसेट एलोकेशन करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेजिक और एक होता है टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या हुआ कि सर अगर मैंने आपसे बातचीत की, मैंने आपकी कुंडली बनाई कि देखो यार इसको 20 साल पैसे रखने हैं, इसको 12% का रिटर्न चाहिए, तो चलो एक काम करो, इसका 80% पैसा इक्विटी में रख देते हैं और 20% पैसा डेट में रखते हैं लेट्स से, और 10% पैसा हम गोल्ड में रख देते हैं। तो ये मैंने अपने ना एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाई कि आपका ये एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन व्हिच वी डिसाइड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। ठीक है। टैक्टिकल क्या होता है? टैक्टिकल होता है इसका विपरीत। क्या? कि सर मैंने वाइल आपके लिए डिसाइड किया था कि सर 70% पैसा इक्विटी में होना चाहिए, लेकिन अभी क्या हुआ ना सर, अभी मार्केट बहुत ऊपर चला गया और मेरे को लग रहा है मार्केट अभी गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए कि अभी 23,000 निफ्टी से 30,000 निफ्टी हो जाए। मार्केट अचानक से 1 महीना 2 महीना में ऐसा पागल हो जाए कि 30% रिटर्न बना के दे दे। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको भय लगेगा कि सर अभी तो मार्केट गिरना चाहिए, यहाँ से गिर सकता है। तो क्या करना चाहिए सर? अभी तो प्रॉफिट बुक कराना चाहिए। तो आप अपने क्लाइंट को क्या समझाओगे कि सर वाई आई हैव डिसाइडेड कि आपका पैसा 70% इक्विटी में रहेगा, लेकिन सर मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं आपका थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करा करके आपका इक्विटी पोर्शन को थोड़ा कम करके 50% कर देता हूँ। And thereafter, when the market actually falls, I actually go and take it back to 70%। तो ये जो मैं शॉर्ट टर्म के लिए कुछ एक चेंज कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। मैं कई बार ना इसको क्रिकेट एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आज आप कोई क्रिकेट टीम बनाते हो तो आप हमेशा क्या सोचते हो कि यार मैं 7 बैट्समैन रखूंगा, 4 बॉलर रखूंगा, या 6 बैट्समैन रखूंगा, 5 बॉलर रखूंगा। तो ये आपने एक स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन किया। ठीक है। आपको पता है कि मैच शुरू होगा, आप बॉलिंग शायद अपने फास्ट बॉलर से कराओगे। ठीक है। आपने पहला 2 ओवर कराया बुमराह से और सिराज से, और ऐसा हुआ कि 2 रन में 2 ओवर के अंदर में सामने वाली टीम ने 40 रन ठोक दिए। आप बोल रहे हैं ये हो क्या रहा है, मेरे जो 2 बेस्ट बॉलर है वो सबसे ज्यादा पिट रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि यार अभी बैट्समैन मारने के मूड से उतरा है, एक काम करते हैं एक बार एक पार्ट टाइमर बॉलर से बॉलिंग करा देते हैं। और आपने मान लो रविंद्र जडेजा को 1 ओवर दे दिया कि भाई ठीक है एक बार देखते हैं, इसको मारने जाएगा, एज लगेगा, आउट हो जाएगा, शायद बाउंड्री पे कैच हो जाएगा। तो ये जो आपने मैच के सिचुएशन के हिसाब से जो अपना काम चेंज किया, इसको हम कहते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। क्या मैं हमेशा रविंद्र जडेजा से ओपनिंग बॉलिंग कराऊंगा? आंसर इज नो। बट बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस आई डिसाइडेड टू चेंज माय स्ट्रेटजी। बट अगेन मैं उससे पूरा 10 का 10 ओवर नहीं कराऊंगा, मैं उससे शायद 2 ओवर करा के उसको हटा दूंगा। तो सिमिलरली अगर मैंने इक्विटी से अपना पैसा 70 से अभी 50 किया है, तो मैं हमेशा 50 नहीं रखूंगा। वापस से मार्केट नॉर्मल होगा, मैं वापस 70 कर दूंगा। तो इसलिए इतना याद रखिएगा कि टैक्टिकल एसेट एलोकेशन आपको उन्हीं क्लाइंट के लिए करना चाहिए जो मार्केट को समझते हैं एंड जिनके पास में बहुत पैसा है निवेश करने के लिए। रीबैलेंसिंग क्या होता है कि सर देखो मैंने ना पैसे लगा तो दिए मार्केट के अंदर में। ठीक है। अभी मान लो मेरे पास में एक मॉडरेट इन्वेस्टर आया जो कि मान लो अभी रिटायरमेंट के साइड पर है। मैंने उसको कहा कि सर देखो आपका पैसा ना मैं 50% इक्विटी और 50% डेट में डालूंगा। मान लो वो मुझे 2 लाख रुपए दे रहा था। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर आपका 1 लाख रुपए तो मैं लगाऊंगा इक्विटी के अंदर में, और 1 लाख रुपए मैं आपका लगाऊंगा एफडी के अंदर में, डेट के अंदर में। ठीक है। तो 1 लाख इक्विटी 1 लाख डेट, आपका 50-50 एलोकेशन हो गया। अभी देखा क्या गया, देखा गया कि 5 साल के बाद में इक्विटी का पैसा डबल हो गया। राइट। मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, तो 1 लाख रुपए इक्विटी वाले बढ़ के हो गए 2 लाख रुपए। और जो डेट का जो 1 लाख रुपए था वो मान लो 7% का रिटर्न ले रहा था, तो 5 साल में वो 1 लाख के हो गए 1,40,000।
मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। क्लाइंट ने इक्विटी में दिया था, डेट में दिया था पैसा, 1 लाख रुपए यहाँ भी दिए थे, 1 लाख रुपए यहाँ भी दिए थे। आफ्टर 5 years देखा गया कि 1 लाख रुपए बन गए 2 लाख रुपए, और ये जो डेट का जो 1 लाख रुपए था ये बन गया 1,40,000 रुपए। तो 5 साल के बाद में क्लाइंट का टोटल पोर्टफोलियो जो है ना वो 3,40,000 का है। अभी 3,40,000 के पोर्टफोलियो में क्या मेरा 50-50 एसेट डेट इक्विटी डेट का एलोकेशन चल रहा है क्या? आंसर इज नो। सर अगर 50-50 होता तो 3,40,000 के पोर्टफोलियो में 1,70 का इक्विटी होता और 1,70 का डेट होता। तो रीबैलेंसिंग क्या बोलता है? रीबैलेंसिंग बोलता है कि सर अगर कुछ समय के बाद में अगर आपका एसेट एलोकेशन गड़बड़ा जाए तो आपको उसको ठीक करना चाहिए। आपको क्या करना होगा? आपको सर 30,000 का माल इक्विटी से बेचना होगा और उसी पैसे को 30,000 को आपको डेट में डालना होगा। तब आप फिर से 1,70 के रेशियो पे आ जाओगे। राइट? सो इस चेंज को हम कहते हैं रीबैलेंसिंग करना। राइट? एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर दिस चैप्टर विच सेज कि सर जब भी कोई क्लाइंट पैसे लगाने की सोचता है तो वो अपने आप भी पैसे लगा सकता है या किसी एजेंट के थ्रू भी पैसे लगा सकता है। जब वो अपने आप पैसे लगाता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्लान, और जब वो किसी एजेंट के थ्रू पैसे लगाता है उसको कहते हैं रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में फर्क क्या है कि सर डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कमती होता है, मतलब क्लाइंट के खर्चे कमती लगते हैं, इसका मतलब क्लाइंट को रिटर्न बेसी मिलता है। ठीक है? तो अभी कोई भी क्लाइंट सोचेगा ना कि मुझे अपना खर्चा बचाना है तो मैं तो डायरेक्ट प्लान करना चाहिए। तो क्लाइंट को डिसीजन लेना हो कि मुझे डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है कि रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है, और क्लाइंट अगर आपसे पूछे या क्लाइंट मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ देखो दोनों प्लान सही है, डायरेक्ट प्लान भी सही है, रेगुलर प्लान भी सही है। आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, इन द सेंस दैट क्लाइंट को सोचना चाहिए कि क्या मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का जॉब खुद से कर सकता हूँ, मतलब क्या मुझे इतनी समझ है, क्या मैंने एनएसएम 5 ईयर की पढ़ाई की है, क्या मुझे पता है कि अभी लार्ज कैप डालना चाहिए कि मिड कैप डालना चाहिए, अभी इक्विटी में डालना है कि निकालना है, तो कैन आई डू द जॉब माई सेल्फ। सेकेंड इज डू आई वॉन्ट टू डू इट, इन द सेंस कि सर हो सकता है कि मैं मार्केट के बारे में सब जानता हूँ बट प्रॉब्लम क्या मालूम है सर, मैं ये नहीं समझता हूँ, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं मार्केट में स्टडी कर सकूं। आई माइट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई माइट अंडरस्टैंड द मार्केट वेरी वेल, बट देन अगेन आई एम वर्किंग फॉर अ जॉब विच इज लाइक अ 9 to 9 जॉब। अभी सर सिर्फ संडे एक दिन बचता है फ्रेंड्स फैमिली के साथ बिताने के लिए, उसमें भी मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाऊँ म्यूचुअल फंड को स्टडी करने के लिए, तो फिर सर मैं जिंदगी क्या जीऊंगा। सो इसलिए कस्टमर को सोचना चाहिए कि क्या मुझे करना आता है, क्या मैं ये करना चाहता हूँ। एंड थर्ड इज कि सर अगर मैं किसी एजेंट को दे भी दूं, किसी एडवाइजर को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे भी दूं, तो मेरा कितना का नुकसान है? 60 पैसे का। लेकिन अगर वो 60 पैसे के नुकसान को अगर वो बंदा अपने रिसर्च से, अपने दिमाग से अगर मुझे बेहतर रिटर्न बना के दिखा दे, इन वेरी वेल अफोर्ड टू आउटसोर्स दिस। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको अपने आप से पूछना होगा और आपको डिसाइड करना होगा कि सर आपके लिए कौन सा प्लान सही है। सो ऑन दैट नोट वी कंप्लीट दिस चैप्टर। चैप्टर 1 की शुरुआत हमने कर दी, फिनिश कर दिया चैप्टर नंबर 1 को। व्हाट आई विल डू नाउ इज दैट आई क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 अपने पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है? मीनवाइल आई कैन सी दैट नाउ द अटेंडेंस हैज गॉन अप टू 62 पीपल। ठीक है? तो जब क्लास की शुरुआत की थी तो 35 लोग थे क्लास के अंदर में, अभी 62 लोग हैं। तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन कि जिन्होंने अपना अटेंडेंस मार्क नहीं किया है, काइंडली आप अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी लिख दिया था पहले, आई हैव दोस रिकॉर्ड्स, बट जिसने नहीं लिखा है काइंडली अपना नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट वी नो हु ऑल हैव जॉइंड इन टुडेस क्लास। राइट? मीनवाइल मैं दूसरा चैप्टर ओपन कर लेता हूँ। ओके, आज ना मैं आपको 3 चैप्टर और पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो सबसे लंबा चैप्टर है जिसपे मैं जनरली समय देकर पढ़ाता हूँ, तो इसलिए चैप्टर नंबर 2 ना उसको पढ़ाने में मुझे पूरा 1 घंटा लगता है, तो वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। 17 तारीख वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अभी वो है चैप्टर नंबर 1, 3, 4 और 5। ठीक है? 3 और 4 एक तरह के चैप्टर्स हैं और चैप्टर 5 अलग तरह का चैप्टर है। तो चैप्टर 5 इस पूरे सिलेबस का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर्स है, जिसको पढ़ाने में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग चैप्टर 5 को पहले फटाफट पढ़ लें 10 मिनट के अंदर में, 15 मिनट के अंदर में, एंड देन विल डू अ स्मॉल ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, एंड देन आई विल कम बैक एंड अगेन स्टार्ट चैप्टर नंबर
3 and 4, राइट। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर विथ मी। I will now open chapter number 5, and chapter number 5 is all about scheme related information. ठीक है। मैं ऐसा करूंगा ना, अभी कुछ लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, बट मैं आपको अनम्यूट करूंगा व्हेन आई गिव यू द ब्रेक। अगर आपका कुछ क्वेश्चन अर्जेंट अगर है तो आप Q&A सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, एंड आई ट्राई टू आंसर इट ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको जब आज का क्लास खत्म होगा तब मैं आपको अनम्यूट करके आपसे सवाल पूछ लूंगा। ओके, चैप्टर 5 इज ऑन स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एंड यहाँ पे होता क्या है, बोलते हैं ना सर कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, यहाँ मार्केट रिस्क है। रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। एडवर्टीजमेंट में यही बोलता है ना कि सर कुछ पढ़ के आइए। क्या पढ़ने बोल रहा है? ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। सर वो पहले पढ़िए, समझ में आएगा, उसके बाद ही निवेश करिएगा। तो सर आपको क्या पढ़ने बोल रहा है? तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर में जो 3 मेन डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, जिनको हम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, वो 3 डॉक्यूमेंट क्या है? पहला डॉक्यूमेंट है SID, दूसरा डॉक्यूमेंट है SAI, और तीसरा डॉक्यूमेंट है KIM। ठीक है, तो SID क्या होता है सर? SID इज नथिंग बट अ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। SAI is statement of additional information, and KIM is basically key information memorandum। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है? SID is that document जहां पर निवेश करने से पहले आपको जितनी बातें जाननी चाहिए वो सारी बातें हम आपको एक जगह सारांश में बता देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज SID। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं कोई भी म्यूचुअल फंड का मान लो NFO आता है, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम कोई बंदा आकर के बोलता है सर इसमें पैसा लगा दो, तो मैं क्या जानना चाहूंगा? मैं जानना चाहूंगा कि भैया पैसा जो है इक्विटी में जाएगा कि डेट में जाएगा। ठीक है, मैं जानना चाहूंगा कि भैया पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाएगा कि मिड कैप में जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि भाई मैं कितने आसानी से पैसा डाल सकता हूँ, कितनी आसानी से पैसा निकाल सकता हूँ, क्या मेरा पैसा लॉक इन में चला जाएगा, इसमें किस तरह के रिस्क होंगे, पैसा क्या मेरा डूब सकता है। तो ये जितनी मेन मेन बातें हैं जिसके ऊपर में हम लोग डिसीजन लेते हैं कि यार इस स्कीम में पैसा दूं कि ना दूं, इसको हम कहते हैं, ये सारी बातें लिखी होती हैं SID के अंदर में। एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूं आपको, स्लाइड्स में आऊंगा। SAI क्या होता है? SAI का फुल फॉर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो नाम में बता दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इट्स लाइक कि सर ये बातें भी हैं, इसको भी अगर आपको सुनना है तो आप सुन लीजिए। While these things will not matter for you when you are taking your investment decisions, but again you should be knowing these facts। ठीक है, अभी इंडिया में क्या होता है, कभी भी कोई भी आदमी कहीं से भी उठ के केस कर सकता है। तो क्या बोलेगा कि भैया ये बात तो तुमने मुझे बताई नहीं, तो आप क्या बोलोगे? भाई इतना ये जरूरी बात था नहीं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड वालों ने कहा कि भैया हर बातें आपको बतानी जरूरी है। तो जितनी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत जरूरी नहीं है आपको, जिसकी वजह से आपका डिसीजन चेंज नहीं होगा इन्वेस्टमेंट का, उसको हम एक अलग किताब में लिख देते हैं और उस किताब का नाम रख दिया SAI, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे कि सर फॉर एग्जांपल मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा हूँ, अभी ये पैसा लेट्स से इसका RTA कैम्प से की कार्रवाई है, उससे क्या मेरे को फर्क पड़ता है कि मैं इसको चेक दूंगा कि नहीं दूंगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर वो NAV कैसे निकालता है, उसके फेयर वैल्यू प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये बात मैं जान के करूंगा क्या? मुझे तो रोज के NAV से मतलब है, बट ये सब बातें बतानी जरूरी है। तो ये सारी बातें बताई गई होती हैं SAI वाले डॉक्यूमेंट में। और किम इज दैट वन स्मॉल डॉक्यूमेंट, 15 पेज डॉक्यूमेंट, जहां पर कि आपके इन्वेस्टमेंट्स करने के पहले आपको जितनी बातें जाननी चाहिए ना उसको समरी फॉर्म में लिख देता है, उसको हम कहते हैं की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। राइट, तो आइए दोस्तों स्लाइड्स में घुसते हैं। SID जैसे मैंने आपको कहा फुल फॉर्म होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर में स्कीम का समस्त इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसके थ्रू आप समझ सको कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या रिस्क है, जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। ऑल ऑफ दैट इज कंस्टिट्यूटेड इन SID। ठीक है, अब SID के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं,
सो आपको एसआईडी के अंदर में रिस्क फैक्टर्स वगैरह देखने को मिलता है, क्या फीस है, क्या राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम कि सर स्कीम का नाम क्या है, कौन सा टाइप का है, उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट एलोकेशन पैटर्न क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, बहुत कुछ आपको एसआईडी के अंदर में देखने को मिलता है। कौन इसमें पैसा लगा सकता है, पैसा क्या कितना दिन लॉक इन में रहेगा, पैसा कब निकाला जा सकता है, पैसा कैसे निकाला जा सकता है, इसमें कोई एंट्री एग्जिट क्लोज है क्या, इससे क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत कुछ लिखा होता है एसआईडी के अंदर में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट्स अ वेरी इलेबोरेट डॉक्यूमेंट। जनरली आपको जो स्कीम के एसआईडी को पढ़ना है, आप गूगल करिए उसका नाम और सामने लिख दीजिए एसबीआई ब्लू चिप फंड एसआईडी पीडीएफ, तो आपको वो स्कीम मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ओके, देन आई हैव before I move on to SAI, I will tell you what fundamental attributes are. Fundamental attribute क्या होता है इसके बारे में लोग बात करेंगे। एक सेकेंड। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होता है? तो देखो, कोई भी स्कीम में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उससे कोई सर्टेन इन्वेस्टमेंट का धरातल होता है, जिसके बेसिस पे हम समझते हैं कि भैया इसमें इन्वेस्टमेंट हम करें कि नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पैसे लगाए किसी, एक सेकेंड, जस्ट मिनट। ओके, सो सॉरी। सो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हम लोग बात कर रहे थे, और फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स मैंने क्या कहा कि सर देखो, कुछ एक बुनियादी बातें होती है जो हमारे स्कीम का धरातल होती है, राइट, और उसके बेसिस पर ही हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने मुझे पैसे दिए, तो मैंने आपसे समझा कि भाई पैसे जो ले रहे हो वो कभी भी डाल सकता हूँ, कभी भी निकाल सकता हूँ, राइट। सो अगर कल को इन्वेस्टमेंट लेने के बाद आप बोलो कि सर जो पैसा आपने दिया ना, अब वो 3 साल लॉक में चला गया, वो पैसे नहीं निकल सकते, तो आप बोलोगे यार, मैं बोलूँगा क्या बात कर रहे हो, पैसे लेते वक्त तो बोले थे कि मैं पैसा कभी भी निकाल सकता हूँ। सो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लिक्विडिटी। सिमिलरली, अगर पैसा लेते वक्त आपने कहा था कि सर आपका पैसा ना इक्विटी में जाएगा ही नहीं, सिर्फ फिक्स रिटर्न वाले में जाएगा, तो मैंने आपको पैसा दे दिया। और पैसा लेने के बाद अगर आप कहते हो कि नहीं सर, अभी ना इस पैसे को हम इक्विटी में डिप्लॉय करेंगे, तो मैं बोलूंगा यार क्या बात कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो। सो पॉइंट इज कि हम कुछ एक बातों को बुनियादी बातें कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, जो कि कभी चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्कीम ओपन एंडेड है कि क्लोज एंडेड है, मेरा स्कीम इक्विटी है कि डेट है कि हाइब्रिड है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एसेट एलोकेशन पैटर्न क्या निर्धारित किया गया है, उसका लिक्विडिटी, उसके फीस लोड्स वगैरह क्या है, ये सब कुछ ना आर पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ट्रस्टीज टू इंश्योर कि ये बातें कभी चेंज ना हो। हाउएवर, कभी कभार देखा जाता है कि कुछ जरूरत के वजह से इन्वेस्टर के भले के लिए कभी कभार ये फंडामेंटल एट्रीब्यूट को भी चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर वाज अ फंड कॉल्ड सुंदरम लार्ज कैप फंड। अभी सुंदरम लार्ज कैप ने क्या कहा था कि भैया हम जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज हैं उसी में आपका मेजोरिटी पैसा लगाएंगे, 80% पैसा लगाएंगे, राइट। अभी सुंदरम के फंड मैनेजमेंट टीम ने कहा कि सर देखो, मैं टीसीएस इन्फोसिस का शेयर खरीदता हूँ, इससे अच्छा मैं आपका पैसा तो अल्फाबेट यानी कि गूगल या एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में भी लगा सकता हूँ, वो तो इंडिया से भी बड़ी कंपनीज है, तो उनका सोचना तो गलत नहीं है। बट अगेन, जो उनका निर्धारित इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव था, उसके अंदर बाहर की कंपनीज में निवेश करने का परमिशन नहीं दिया गया था। तो अभी क्या होगा, अभी फंड मैनेजर अपने ट्रस्टी के पास जाकर के परमिशन लेगा कि भैया देखो, मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर के भले के लिए है। अगर उसका ट्रस्टी उसको अलाउ करता हो, तो इस तरीके से फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल एट्रीब्यूट को चेंज करते हैं, तो आपको ये कुछ चीजें करनी होंगी। क्या? पहला, आपको हर एक
इन्वेस्टर को एक चिट्ठी भेजना होगा, रिटन कम्युनिकेशन। दूसरा, आपको न्यूज़पेपर में ऐड निकालना पड़ेगा, दो तरह के न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक लोकल न्यूज़पेपर, उसमें निकालना पड़ेगा। और तीसरा, आप जो चिट्ठी लिखोगे ना, आपको वहां पर 30 दिन का समय देना होगा, 30 डेज का टाइम पीरियड देना पड़ेगा कि भैया अगर किसी को मेरी बात नहीं समझ में आ रही ना, तो सर आप पैसे निकाल लो, एग्जिट लोड नहीं लगाऊंगा आपके ऊपर में। सो एग्जिट लोड फ्री विंडो में आपको देता हूँ 30 डेज का। दीज आर द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स। अगर कल को कोई चेंज करनी है तो उसको ये सारी बातें करनी होंगी। दूसरा मैंने आपको कहा था डॉक्यूमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। और इधर पे क्या हो रहा है, जितनी एक्स्ट्रा बातें हैं। सो एक्स्ट्रा बातें क्या हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे फंड का स्पॉन्सर एएमसी ट्रस्टी कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। आई मीन मैं बताऊंगा आपको कि स्पॉन्सर एएमसी ट्रस्टी क्या होता है, चैप्टर 3 का पार्ट है, अभी नेक्स्ट हम लोग वही पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें एससीआई में लिखी होती हैं। अभी यूनिट होल्डर का राइट्स क्या है, मैं अपने यूनिट को ट्रांसफर कर सकता हूँ, या मैं अपने यूनिट को बेच सकता हूँ, या मैं अपने यूनिट से लोन उठा सकता हूँ, मेरा नॉमिनी रख सकता हूँ, ट्रांसमिशन करा सकता हूँ। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर द राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स एंड दीज आर एडिशनल इंफॉर्मेशन, सो दैट इज पार्ट ऑफ योर एसएआई। ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो मैं भी देख रहा चैट बॉक्स में लोग पूछ रहे, तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है, तीसरा डॉक्यूमेंट है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। एंड ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो अब मैं क्यों इस डॉक्यूमेंट पे आया, मैं आपको पहले वो समझाता हूँ। देखो, SID आपके पास में किताब थी जो कि 250 पन्ने की किताब थी, और SAI की 200 पन्ने की किताब थी। आप सोचो SID प्लस SAI मिलाकर के 450 पन्ने की किताब, और आप इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट करते हो कि एक 2,000 रुपए की SIP चालू करने से पहले वो 450 पन्ने पढ़ के आएगा। क्या ऐसा कभी होता है? क्या आप या मैं कभी इसको पढ़ता हूँ? आंसर इज नो। तो सर छापा ही क्यों? छापा इसलिए कि जिसको पढ़ना है वो पढ़े। बट एक्चुअल में एक इन्वेस्टर को वो बेसिक बुनियादी बातें क्या पढ़ना जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो सब कुछ लिखा होता है कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर में। दिस इज कॉल्ड एज किम, KIM। जनरली आप कभी कोई एनएफओ वगैरह में पैसा लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि एनएफओ के डॉक्यूमेंट के साथ साथ में आपको ये एक्स्ट्रा एक 14 पन्ने का डॉक्यूमेंट और मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, जिसको हम कहते हैं किम। उसके अंदर में आपको वो सारी चीजें जो आपको जरूरी है कि भाई उस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट एलोकेशन पैटर्न क्या है, किस तरह के इन्वेस्टर के लिए है, उसमें डायरेक्ट रेगुलर प्लान्स क्या है, ग्रोथ ऑप्शन डिविडेंड ऑप्शंस क्या है, उसका बेंचमार्क क्या होगा, अगर स्कीम पुरानी है तो उसके लास्ट 1-3-5 ईयर्स के परफॉर्मेंस क्या है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये सब कुछ आपके किम का पार्ट होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट अपडेशन को लेकर के इतना जान के चलिए कि सर ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, इसको साल में एक बार अपडेट करना मैंडेटरी है। ठीक है। एट्रीब्यूट अगर कभी किसी ने अगर फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज कर दिया, तो सर एट्रीब्यूट चेंज करने के साथ साथ इसको अपडेट करना जरूरी है। एग्जाम में एक सवाल और पूछता है कि सर देखो, अल्टीमेटली ये सारा डॉक्यूमेंट जब आप लिखते हो तो आप सेबी को जमा करते हो, तो क्या सेबी आपका हर एक डॉक्यूमेंट पढ़ता है? क्या सेबी उसकी जांच करता है? डज सेबी अप्रूव योर डॉक्यूमेंट्स? आंसर इज नो। सर सेबी आप सोच के देखो ना, अगर आज एक स्कीम के पीछे 200 पन्ने का 250 पन्ने का SID और 200 पन्ने का SAI, 450 पन्ने, और मार्केट में 2,000 स्कीम्स, मतलब कि कुछ 9-10 लाख पेजेस पढ़ने के लिए अगर आप सेबी को बोलोगे, तो सेबी को तो पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट उसके लिए बैठाना पड़ेगा। क्या सेबी के लिए संभव है? आंसर इज नो। और वो भी हर साल ये डॉक्यूमेंट अपडेट होंगे। तो सेबी क्या करता है? सेबी उस पर सिर्फ ठप्पा लगाता है, मोहर लगाता है। They only vet the documents, they don't verify the contents of the document. वेटिंग करने का मतलब क्या हुआ? वेटिंग करने का मतलब ये हुआ कि सेबी ये चेक करता है कि भैया जितनी बातें हमने कही थी आपको बताने के लिए, जो फॉर्मेट हमने आपको जो दिया था, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको बताया था, आपने वो फॉर्मेट फॉलो किया है कि नहीं। ठीक है। तो वो खाली ये चेक करता है कि भाई आपने रिस्क फैक्टर्स बताए कि नहीं, आपने लिक्विडिटी के बारे में बताया कि नहीं। तो वो सारी चीजें जो है सेबी खाली चेक करता है, बट सेबी आपके हर डॉक्यूमेंट का, हर इंफॉर्मेशन, हर स्टेटमेंट का ऑथेंटिसिटी को अप्रूव नहीं करता है। एग्जाम में ये सवाल पूछता है। ठीक है। फिर कुछ और मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स होते हैं कि आपको डेली बेसिस पे नैब बताना पड़ता है। अगले दिन सेम डे रात को 9 बजे आपको नैब बताना पड़ता है। आपको अपना एक्सपेंस रेशियो बताना होता है। आपको हर 6 महीने में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स छापने होते हैं। हर महीने के अंत में आपको अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करना होता है। तो दीज आर सर्टेन मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स। एक नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर जो है वो है फैक्ट शीट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जनरली कोई भी स्कीम में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसका एक पन्ने का एक समरी होता है, जिसको हम कहते हैं फैक्ट शीट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल फिनोमेटिक ऐप खोलोगे और आप जानना चाहते हो कि SBI ब्लू चिप फंड क्या फंड है, तो आप कुछ नहीं, आप खाली ऐप खोलिए, लॉगिन खोलिए, और ऊपर में जो सर्च बटन है वहां पे लिखिए SBI ब्लू चिप।
आपके सामने पूरा एक इन्फॉर्मेशन एक पन्ने में लिखा हुआ जाएगा, आपको चाहो तो पीडीएफ करके क्लाइंट को भेज दो, और उसमें अंदर आपको सब कुछ दिख जाएगा कि भैया पैसा आपका इक्विटी में जा रहा है, डेट में जा रहा है, लार्ज कैप में जा रहा है, मिड कैप में जा रहा है, टॉप 10 स्टॉक्स क्या है, टॉप 10 सेक्टर्स क्या है, वो सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह लिखा होता है। इसको हम कहते हैं फैक्ट शीट। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, राइट। सो दिस इज ऑल दैट वाज देयर इन दिस चैप्टर। एज आई सेड इट वाज अ स्मॉलर चैप्टर, हमने 15 मिनट में कवर कर दिया इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को भी आपको ध्यान में रखिएगा। Now what I will do is that I'll just take a 2 minute break, 2 मिनट का पॉज लेता हूँ, एंड आप लोग वॉशरूम से जाके आ जाइए, बाहर जाके आ जाइए, बट ज्यादा दूर मत जाइएगा। 2 मिनट बाद फिर क्लास चालू करता हूँ, और हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। एंड अंत में जितने लोगों ने हैंड रेज किया ना, मैं उनसे आप अनम्यूट करके उनके सवाल ले लूंगा। सो लेट्स मीट अगेन आफ्टर 2 मिनट्स टू रिकॉर्ड। ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने वापस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया है, और अब हम लोग फटाफट चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 इज ऑन द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स दैट आर देयर इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं कि ये कौन लोग हैं। ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाने के पहले ना मैं हमेशा एक आपको बात कहता हूँ कि देखो म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा हूँ, मार्केट गिर सकता है, मेरे पैसे माइनस हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में मेरे पैसे गायब हो जाए? आई मीन कोई क्लाइंट भी तो आपसे पूछ सकता है ना कि भाई अगर कल को मैं आपको इन्वेस्टमेंट देता हूँ, तो आप लोग के पैसे मार्केट की वजह से लॉस हो सकते हैं, वो मुझे समझ आता है, लेकिन मेरे पैसे ऑल टुगेदर गायब हो जाएंगे, क्या ऐसा कोई सिनेरियो है? तो आप कहोगे नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मतलब क्यों नहीं? क्योंकि आप बोलोगे सर देखो ये तो इतना बड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ तो लोगों का 60 लाख करोड़ रुपया रखा हुआ है, तो सर यहाँ तो मुकेश अंबानी पैसा लगाता है, आप उसको बहुत सारी बातें बोल सकते हो। लेकिन दैट डज नॉट आंसर द फंडामेंटल क्वेश्चन एज टू व्हाई इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और अदर आई वुड से इम्पॉसिबल, फॉर एनी पर्सन टू रन अवे विथ योर मनी। तो पर्दे के पीछे सेबी ने क्या मैकेनिज्म बैठाया है, किन लोगों को बैठाया है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार यहाँ म्यूचुअल फंड में ना बहुत सेफ्टी है, राइट। तो आइए पर्दे के पीछे के लोगों से आपसे मैं मिलाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड ना इंडिया के अंदर बना है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। ट्रस्ट के भांति बना है। तो ट्रस्ट में जनरली क्या होता है कि सर एक ट्रस्टी होता है, एक ट्रस्ट एक्ट के अंडर में गवर्न होता है, उसके कोई बेनिफिशियरीज होते हैं। तो सिमिलरली इंडिया में भी म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट के भांति बनाया गया है। जो बंदा डिसाइड करता है कि मैं म्यूचुअल फंड हाउस खोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड बनाऊंगा, तो वो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसने शुरुआती पैसा का योगदान किया एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना करने के लिए, उसको हम कहते हैं स्पॉन्सर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट को चलाने के लिए उसने कुछ ट्रस्टीज बनाए, राइट। कुछ ट्रस्टीज को अपॉइंट किया। ट्रस्टीज कौन होते हैं, क्या होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने कुछ ट्रस्टीज को बैठाया उधर पे, और फिर क्या कहा, उन्होंने उस ट्रस्टीज के साथ में एक ट्रस्ट डीड साइन किया, और ट्रस्ट डीड के थ्रू ही अब पूरे ट्रस्ट को गवर्न किया जाता है। और उस ट्रस्ट को बनाने का पर्पस क्या है कि जो ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ट्रस्ट के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सेफ रहे। ये काम है ट्रस्टीज का, टू इंश्योर। और ये एक्चुअली पैसा है किसका? ही पैसा तो इन्वेस्टर का, जो लेकर के आते हैं। हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रस्ट? द इन्वेस्टर्स आर द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, राइट। तो ट्रस्टीज इंश्योर करते हैं कि भैया ये पैसा जो है क्लाइंटों का, ये पैसा सेफ रहे, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी होता है कि मैं एग्जांपल एक और आपको सिमिलरली म्यूचुअल फंड से ही रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से आज किसी ने डिसाइड किया कि मैं मंदिर की स्थापना करता हूँ। ठीक है। लेट्स से एक समाज का बहुत बड़ा सेठ था, बहुत धनी आदमी था, उसने डिसाइड किया कि चलो मैं अपने भगवान का एक मंदिर यहाँ बनाता हूँ। तो उसने क्या कहा? उसने कहा देखो मंदिर बनाने के लिए शायद 5 करोड़ रुपए लगेंगे, लो मैंने 5 करोड़ रुपए दान कर दिए, और उसने कह दिया कि चलो इस मंदिर की स्थापना करा देते हैं। तो उसने मंदिर बनवा दिया। लेकिन अब क्या उस मंदिर का रोज का कामकाज क्या वो सेठ देखता है? जी नहीं। वो उस मंदिर को समाज को सौंप देता है। अब समाज वाले एक ट्रस्ट बनाते हैं जो कि उस मंदिर के रख रखाव के लिए काम करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को उस ट्रस्ट का ट्रस्टी बना देते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि भैया ट्रस्ट के पास में पैसा आ रहा है, जा रहा है, और सब कुछ कामकाज हो रहा है, राइट। अब रोज का कामकाज कौन करेगा? लेट्स से अभी पुजारी रखा जाएगा, या लेट्स से बाहर झाड़ू मारने वाला आदमी रखा जाएगा। तो ये रोज का कामकाज कौन करता है? तो उसके लिए आप देखते हो कि मंदिर के अंदर या बाहर एक कार्यालय बना दी जाती है,
और कार्यालय में किसी बंदे को नियुक्त कर दिया जाता है कि भैया यही आदमी जो है रोज का कामकाज देखेगा, जो डोनेशन आ रहा है उसका चिट फाड़ के देगा, या लेट से किसी को सैलरी देनी है तो उसको सैलरी देगा। तो ये काम करता है वो कार्यालय, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पर कस्टोडियन और आरटीए बोल करके भी दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनके बारे में भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। राइट। सो ये स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड। मैंने क्या कहा, स्पॉन्सर कौन था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो स्पॉन्सर था जिसने की पैसा डाल करके म्यूचुअल फंड हाउस की शुरुआत की। सो दे आर लाइक योर प्रोमोटर ऑफ द फंड। उन्होंने ही ट्रस्ट की स्थापना की, उन्होंने ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अपॉइंट किया, उन्होंने ही ट्रस्टी के साथ में वो ट्रस्ट डीड साइन किया। एंड देन स्पॉन्सर या फिर ट्रस्टी या फिर दोनों मिल करके एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना करते हैं। जैसा ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है, जिसको राइट्स दिया गया है, उसी हिसाब से एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बनाया जाता है। एंड जो बंदा मिनिमम 40% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ एएमसी को कंट्रीब्यूट करता हो, उसी को ही हम लोग सिर्फ स्पॉन्सर की उपाधि देते हैं। राइट। स्पॉन्सर को हर एनएफओ के अंदर में कम से कम 50 लाख रुपए या फिर 1% ऑफ द कॉर्पस विचेवर इज लोअर, उतना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है। हु कैन बी ए स्पॉन्सर? तो फॉर एग्जाम्पल फिनोमैटिक डिसाइड करती है कि भैया मुझे म्यूचुअल फंड हाउस खोलना है और मैं पैसे लगा दूंगा। ठीक है। तो क्या मैं सेबी के पास जाकर के एप्लीकेशन दूंगा और मुझे लाइसेंस मिल जाएगा? तो सर इसके पीछे ना कुछ एक चीजें हैं जो सेबी देखती है। सेबी बोलती है कि मैं उसी बंदे को स्पॉन्सर बनाऊंगा जो कि या तो कोई बैंक हो, या तो कोई कॉर्पोरेट हो, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है। वो बंदा कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस वाला बंदा होना चाहिए। मतलब वो जो फर्म है, फॉर एग्जांपल आज लेट्स से इफ टुमारो इंडसइंड बैंक सेज कि आई वांट टू बिकम द स्पॉन्सर, then you need to be in the business of financial services for not less than 5 years. You need to have positive net worth in all of your past 5 years. मतलब आप 5 साल का पीएल बैलेंस शीट जमा करोगे ना, उसमें दिखना चाहिए कि आपका नेटवर्क पॉजिटिव था। ठीक है। स्पेशली जिस साल आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, उस साल आपका जो नेटवर्क है, दैट शुड बी मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। बोलने का मतलब क्या है कि भैया आप बैंक से लोन लेकर के आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो इससे भी आपको अप्रूवल नहीं देगा। राइट। इसके अलावा क्या बोलता है कि सर यू शुड बी अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इन एटलीस्ट 3 ऑफ द लास्ट 5 years। आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट होना चाहिए, एंड स्पेशली जिस साल आप ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, वो साल तो आपका प्रॉफिटेबल साल होना ही चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड बी अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। मतलब अगर आप कोई इंसॉल्वेंट पर्सन हो या आपके ऊपर में कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो शायद आपको सेबी इसका लाइसेंस ना दे। ओके। ट्रस्टीज कौन है? मैंने क्या कहा कि समाज के वो बड़े प्रतिष्ठित लोग जो कि ट्रस्ट का ओवरऑल देखरेख करते हैं, ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज को सुरक्षित रखते हैं, वो कहलाते हैं ट्रस्टीज। तो दे आर दी प्राइमरी गार्जियंस, जिनका काम है कि भैया जितना भी यूनिट होल्डर्स का राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो म्यूचुअल फंड के अंदर में स्पॉन्सर ने तो पैसे डाल दिए, ठीक है, बट उसने कम से कम 4 ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी। ये बात को आप रट लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दैट मिनिमम 4 ट्रस्टीज आर रिक्वायर्ड। या फिर अगर आप कोई कंपनी को फॉर्म कर रहे हो तो वहां पर 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए ट्रस्टी कंपनी के अंदर में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एटलीस्ट 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज हैव टू बी इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज। अभी इंडिपेंडेंट ट्रस्टी क्या होता है? अभी सोचो सर कि फॉर एग्जांपल आज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ कि लेट्स से सहारा ग्रुप इंडिया का बहुत बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप हुआ करता था। राइट। बट अल्टीमेटली वो ग्रुप डूब गया, और उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो सब हम और आप सब जानते हैं। कितने लोगों के पैसे मिले नहीं मिले, पैसे कहाँ गए क्यों गए, वो सब कुछ चीजें हैं जो कि आप जानते हो। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि सहारा का अपना एक म्यूचुअल फंड भी हुआ करता था, विच वॉज कॉल्ड एज सहारा म्यूचुअल फंड। सहारा म्यूचुअल फंड में जिन लोगों ने पैसे लगाए थे, क्या उनके पैसे भी डूब गए? आंसर इज नो। सहारा म्यूचुअल फंड के अंदर में आज भी अगर आपके पास में कोई अगर यूनिट सर्टिफिकेट रखा हुआ है, तो आप आज भी अपने पैसे निकाल सकते हो। राइट। तो ऐसा क्यों है कि सहारा म्यूचुअल फंड नहीं डूबा जबकि सहारा ग्रुप डूब गया? ऐसा क्यों है? क्योंकि सर जो सेफ बनाए गए थे, सबसे पहला सेफ था ट्रस्टी जो कि इंश्योर किया कि भैया जो जितने इन्वेस्टर्स ने जो पैसा दिया था वो पैसा कहीं और मिसयूज ना हो जाए, उसके लिए वो ट्रस्टी ने सेफ किया। और वो ट्रस्टी कौन थे? मिनिमम 4 लोग रखे गए थे।
दे कुड हैव बीन मोर। एंड उनमें से 2/3 लोग जो थे वो सुब्रतो रॉय या उनकी कंपनियों से रिलेटेड लोग नहीं थे। दैट इज द सेफ्टी। अभी आप सोचो, सुब्रतो रॉय अगर बोलता है ठीक है तुमको 4 ट्रस्टी चाहिए, एक काम करो मेरा ड्राइवर ले लो, एक मेरा नौकर रख लो, एक मेरा माली रख लो और एक मेरा कुक रख लो, और ये 4 आदमी जो है इस ट्रस्टीज हम बन जाएंगे, तो क्या सेबी उनको अलाउ करता? आंसर इज नो। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग टू सेबी टू बिकम अ ट्रस्टी, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी इज रिक्वायर्ड, एंड सेबी पूरा देखेगा कि इनका बैकग्राउंड कौन है। तो जनरली ट्रस्टीज कौन होते हैं? जनरली आप देखोगे कि बैंक्स के बड़े बड़े जो रिटायर्ड चेयरपर्सन होते हैं, या लेट्स से कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है, या कोई हाई कोर्ट का जज एडवोकेट वैसा वगैरह होते हैं, उस तरह के बड़े बड़े तख्ते के लोग जो है ना वो ट्रस्टीज कहलाते हैं, वो ट्रस्टीज बनने योग्य होते हैं। ठीक है। सो ट्रस्टी के साथ में ट्रस्टी और स्पॉन्सर जनरली मिल करके एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आते हैं, जो भी जिसको जो पावर दिया गया है ट्रस्टी के हिसाब से। ट्रस्टीज जो है वो ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे टू इंश्योर कि ट्रस्ट का पैसा गायब ना हो जाए। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका नेटवर्क को ये रिव्यू करते रहते हैं, कोई भी इन्वेस्टर का कोई मेजर अगर कंप्लेन आता है तो उसका टाइमली रेजोल्यूशन किया जा रहा हो वो चेक करते हैं। एंड ट्रस्टीज इंश्योर की द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, पैसे गायब नहीं हो जाए। कस्टोडियन एंड स्कीम ऑडिटर, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। इनका अपॉइंटमेंट ना ट्रस्टी करता है, मतलब ट्रस्टी ना रोजमर्रा के डिसीजंस नहीं लेता है, उसके लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी, भी नेक्स्ट स्लाइड में वही बताऊंगा आपको। लेकिन जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो ट्रस्टी लेता है, जिसमें से कस्टोडियन और स्कीम ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज दैट कार्यालय ऑफ योर मंदिर जो रोज का कामकाज देख रहा है। तो अभी रोज का कामकाज कैसा होता है कि सर अभी मान लो मैंने जो बनाया म्यूचुअल फंड हाउस, उसके अंदर है मुझे फंड मैनेजर अपॉइंट करना है, मुझे कोई ब्रांच ऑफिस खोलना है, मुझे लेट्स से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कराने हैं, तो ये रोज का कामकाज कौन देखेगा? तो ट्रस्टी आके रोज बोलेगा। इसके लिए जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके अंदर में जो सीईओ वगैरह अपॉइंट होते हैं, उसके जो अलग अलग लोग होते हैं, उन लोग मिलकर ये काम रोज देखते हैं। तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उसको बनाने के लिए आपको मिनिमम नेटवर्क चाहिए होता है 50 करोड़ रुपए का। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, ये आपको जवाब आना चाहिए, मिनिमम नेटवर्क रिक्वायरमेंट इज 50 करोड़ रुपीज। सेकंड क्या बोल रहा है कि उसमें जितने भी डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करोगे ना, मिनिमम 50% डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो याद करिएगा पिछले स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज वेर इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज। हियर आई एम टेलिंग यू दैट 50% ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है। फिर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बंद कर दिया जा सकता है अगर 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स ने मिलकर के अगर लाल झंडा लगा दिया, बोला कि भैया आप लोग गलत काम कर रहे हो उसको बंद करो, तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को क्या मिलता है ये सब काम करने के लिए? उनको फीस मिलती है। ठीक है। जिससे कि वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं। कस्टोडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। कस्टोडियन इज लाइक दैट चौकीदार। आप कभी किसी बड़े ऑफिस में घुसते हो, किसी बिल्डिंग में घुसते हो, तो क्या होता है कि आपको नीचे एंट्री करानी पड़ती है, भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप लिख के आते हो ना अंदर में कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। तो सिमिलरली आज म्यूचुअल फंड के पास में सबसे बड़ा एसेट क्या है? क्लाइंटों के पैसे। और पैसों से क्या होता है? पैसों से शेयर खरीदे जाते हैं या सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं। तो वो शेयर्स का आदान प्रदान तो हर समय चलता रहता है। फंड मैनेजर ने डिसाइड किया कि यार ये शेयर बेचना है, तो शेयर निकल जाएगा आपकी डीपी से। अभी शेयर फंड मैनेजर ने कहा कि इतना शेयर खरीदना है, तो पैसे निकल जाएंगे और शेयर घुस जाएंगे। तो ये शेयर का निकलना, बाहर अंदर घुसना, इसको कौन कंट्रोल करता है? भले ही ट्रेड मार रहा है फंड मैनेजर, लेकिन शेयर निकलेगा किसकी परमिशन से? जवाब है कस्टोडियन। मतलब ये जितने शेयर्स रखे गए हैं, क्या वो फंड मैनेजर अपने डीमैट अकाउंट में रखता है? क्या एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अपना डीमैट अकाउंट होता है? आंसर इज नो। ऑल दी कस्टडी ऑफ दीज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लाइज विद द कस्टोडियन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है पूरे चेन के अंदर में। आज अगर सुब्रतो रॉय को अगर पैसे गायब करने होते सारा म्यूचुअल फंड से, वो क्या करता? वो सारे के सारे शेयर्स को ट्रांसफर करके अपने डिमैट में ले जाता। बट उसको कौन रोकेगा? सर जो कस्टोडियन बैठा है ना, जो कि एक अलग आदमी है। जनरली कस्टोडियंस कौन होते हैं? ये बड़े बड़े बैंक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, ये लोग कस्टोडियंस होते हैं। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्या बोलेगा? भाई तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूं? आज तुम घपला करोगे तो मेरा नाम खराब होगा मार्केट के अंदर, मैं तुमको करने नहीं दूंगा। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को कस्टोडियन अपॉइंट किसने किया? उसके ट्रस्टी ने अपॉइंट किया। राइट। सो कस्टोडियन इज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी।
he is somebody who is registered with the SEBI, इनके साथ में कस्टोडियल एग्रीमेंट साइन होता है, दे टेक द कस्टडी ऑफ ऑल द एसेट्स, कोई भी शेयर का लेना देना हो या कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस हो लाइक डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ भी आता जाता हो, वो सब कुछ कस्टोडियन की नजर से जाएगा। एंड ये बात याद रखिएगा, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्पॉन्सर और कस्टोडियन दोनों कभी सेम आदमी नहीं हो सकते हैं। देखो मैंने अभी थोड़े पहले क्या कहा कि जनरली जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं। अभी आप बोलोगे सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना एसबीआई म्यूचुअल फंड जब चलाता है तो बोलते हैं यार मैं किसी और आदमी को कस्टोडियन क्यों अपॉइंट करूं, मैं तो खुद ही एक बैंक हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक हूँ, तो मैं ही खुद ही कस्टोडियन बन जाता हूँ। तो क्या एसबीआई म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन एसबीआई बैंक हो सकता है? आंसर इज नो। व्हाई नो? क्योंकि सर उसका स्पॉन्सर ही तो एसबीआई बैंक है, तो स्पॉन्सर और कस्टोडियन कभी सेम पर्सन नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, फंड मैनेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट है, कंप्लायंस का अलग डिपार्टमेंट है, एडमिन ऑपरेशन, सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट इनटू द सीईओ ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हु इन टर्न इज liable or who in turn is answerable to the sponsors। ठीक है। There's only one department which has got dual reporting and that is the compliance department। compliance department जो कि सब सारे नियम कानून का देख रेख कर रहा है, वो सीईओ को तो जवाब देता ही है, बट एट द सेम टाइम वो ट्रस्टीज को भी आंसर करता है। राइट, ओके। देयर आर लॉट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स हु आर पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री। इसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बात करता हूँ आपसे। फंड अकाउंटेंट जो है वो डेली का नैप निकालता है। आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को हम आरटीए कहते हैं। आरटीए का काम क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्संस, ही इज द रिकॉर्ड कीपर। वो हमारे घर का मुनीम जी है। अभी आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, आपको यूनिट्स मिल गए, राइट। अभी कस्टमर मान लो बहुत शक्की आदमी है, कस्टमर बोलता है देख मैंने तेरे को 1 लाख का चेक दिया था, मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसका प्रूफ क्या है? तो आप बोलोगे सर एक काम करो, ये मेरे कंपनी का ऐप ले लो, उसमें सारा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। तो बोलेगा यार ये ऐप भी तो तुम्हारी कंपनी का है, तुम इसके अंदर में कुछ गोलमाल करके रखे हो, तो हाउ डू आई नो? तो आप बोलोगे सर ये सर्टिफिकेट स्टेटमेंट ले लो, तो बोले स्टेटमेंट तो तुम ही छाप के दे रहे हो। तो सर आप बोलोगे सर आप एक काम करो, एक फंड हाउस का स्टेटमेंट मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। तो आप बोलोगे यार ये तो फॉर्जी तो कोई भी कर सकता है, फंड हाउस का लोगो तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लगा सकते हो। तो हाउ डू आई इंश्योर कि यार कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए मेरी बातों से? उसके लिए हमारा कहना ये है कि देखो सर आपका जो भी यूनिट है ना, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो भी आपने फोलियो बनाया है, उसका सारा हिसाब किताब जो है ना, फंड हाउस के अलावा आरटीए भी रखता है। आरटीए कौन है इंडिया के अंदर में? म्यूचुअल फंड में अभी फिलहाल दो ही आरटीए हैं, एक है कैम्स और एक है के फिनटेक। ये दो आरटीए हैं इंडिया के अंदर में, राइट। तो ये आरटीए आपका सारा रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। तो आप क्लाइंट कह सकते हो कि सर देखो आप, मैंने आपका इन्वेस्टमेंट कराया, आपको नहीं विश्वास है, आप एक काम करो, आप अपने लोकल कैंप्स के ऑफिस में चले जाओ और कैंप्स के ऑफिस में जाकर के अपना पैन नंबर बताओ, वो आपको बता देगा कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ पे रखा हुआ है। मेरे पास रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, जो कोई भी इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है ना, आपको सब बता देगा। क्यों? क्योंकि आरटी के पास में सारा हिसाब किताब होता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आरटीए इज लाइक अ कस्टमर सर्विस सेंटर, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर। देखो आज क्या होता है, आज मान लो मैंने कोई एक बहुत महंगा मोबाइल फोन खरीदा, तो मुझे क्या डर लगता है कि यार मेरे को कल को कोई अगर इशू हुआ तो मैं किससे जाके पूछूंगा? तो मैं जाकर के क्या करता हूँ कि मैं सर्विस सेंटर में जाकर के अपना कोई भी प्रॉब्लम उनसे बोल देता हूँ। तो सिमिलरली अगर मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए और मुझे कोई भी इशू हो रहा है, मान लो मुझे अपना पैसा निकालना है, मुझे लेट्स से अपना नॉमिनी चेंज करना है, अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह अगर मुझे चेंज करने हैं, तो मैं किससे जाकर के बात करूंगा? तो उसके लिए मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, बट मैं आरटीए के पास में जाकर के भी अपना काम सब कुछ करा सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए मैंने लोकल कैंप्स के ऑफिस में गया और कहा कि भैया मेरा जो भी हिसाब इन्वेस्टमेंट है उसका हिसाब किताब दीजिए, तो वो आपको स्टेटमेंट दे देगा। अभी आप बोल रहे हो सर एक काम करो इसमें ना पैसे निकाल दो, तो आरटीए आपको फॉर्म देगा, आप साइन करो, उसके बाद जमा कर दो, आपके सारे यूनिट रिडेम्पशन हो जाएंगे। आप कहते हो स्विच कर दो तो स्विच हो जाएगा। आप कहोगे ब्रोकर चेंज कर दो, ब्रोकर चेंज हो जाएगा। आप कहोगे ईमेल आईडी नॉमिनी चेंज कर दो, वो काम भी आरटीए कर देगा। तो आरटीए इज दैट सर्विस सेंटर विच कैन टेक केयर ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर इज दैट इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि आपका बुक्स ऑडिट करता है। तो यहाँ पे दो बुक्स हो रहे हैं। एक होता है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जिसके लिए करना पड़ता है। एवरी कंपनी सपोज टू डू अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, एंड देयर यू विल सी दैट
जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी वुड आल्सो हैव अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्कीम ऑडिटर्स होते हैं, दे आर लाइक योर इंटरनल ऑडिटर्स, जो कि स्कीम के अंदर में क्या चल रहा है, क्या शेयर बेचा नहीं बेचा, वो सारा कामकाज, वो सारा का सारा रिकॉर्ड्स स्कीम ऑडिटर फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर कल को कोई भी गड़बड़ हो रही हो ना, सबसे पहले खबर लगती है स्कीम ऑडिटर को। तो स्कीम ऑडिटर ओनली इंश्योर्स दैट एवरीथिंग इज गोइंग राइट, एंड इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? स्कीम ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता है ट्रस्टी। ठीक है, अब आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि हम और आप जैसे लोग, जो कि NISM 5 एग्जाम पास करके आते हैं और फिर एमफी से अपना एरन नंबर निकाल करके अपना काम करते हैं। देन किसी भी क्लाइंट का केवाईसी करते हैं तभी हम इन्वेस्टमेंट्स करा सकते हैं। कलेक्टिंग बैंकर्स होते हैं जो आपका चेक प्रोसेस कराते हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट कराते हैं। वैल्यूएशन एजेंसीज होती हैं जो आपको नैव वगैरह निकालने में हेल्प करती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि आपके डेट सिक्योरिटीज का रेटिंग देती हैं। देयर आर डिपॉजिटरीज जिसके पास में डीमैट अकाउंट खुलते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म राइट नाउ फॉर डूइंग योर ट्रांजैक्शंस। आज के दिन इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट आई विल से 80-85% ऑफ ट्रांजैक्शन happens digitally. It does not happen through physical forms. और ये डिजिटल करने के लिए ना there are 3 platforms which are there. एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टार MF बोल के प्लेटफॉर्म है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का NMF2 बोल के प्लेटफॉर्म है, और सिमिलरली एक MF यूटिलिटी बोल के प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सारे ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होते हैं। राइट, आई कैन टेल यू दैट we as a company Phenomatic, we use the NSE NMF2 platform, and as per NSE's data we are amongst the top 3 players pan India in terms of number of transactions that we do on the NSE's platform. So that is how we work as a company. So आज आप जब एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से काम करते हो तो आपके पास में फायदा क्या है कि आप मल्टीपल AMCs का, मल्टीपल स्कीम्स का ट्रांजेक्शन एक बार में कर सकते हो, डिजिटली कर सकते हो, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ वी कम टू एम्फी, कि एम्फी कौन है, क्या है और उसके क्या नियम कानून है। सो एम्फी इज लाइक, इट्स कॉल्ड एज द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ए इज फॉर एसोसिएशन, किनका एसोसिएशन है? म्यूचुअल फंड वालों का एक एसोसिएशन है। अभी आप सोचो कि इंडिया के अंदर में 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज है, राइट? उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम अपना एक संगठन बनाते हैं। उन्होंने क्या किया, सबने अपना अपना एक नुमाइंदा भेज दिया, मान लीजिए सबने एक एक अपना CEO भेज दिया, और वो 45 CEO एक रूम के अंदर में आकर के बैठे और उन्होंने कहा कि चलो हम लोग मिलकर के ना अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं, हम अपना एक संगठन बनाते हैं। इसी संगठन का नाम है एम्फी। राइट, सो एम्फी इज नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी कौन है? वो सेबी है। रेगुलेटरी बॉडी क्या होता है? तो जिस बॉडी को बनाने के लिए आपको सरकार से कोई लॉ पास कराना पड़ता है, फॉर एग्जांपल सेबी को बनाने के लिए बकायदा सेबी का एक एक्ट पास हुआ था, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ रेगुलेटरी बॉडी। बट एम्फी तो एक नॉर्मल एक एसोसिएशन है। ठीक है, इट इज नॉट इवन अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज जस्ट एन इंडस्ट्री एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है सदस्य बनाना, मार्केट में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करना, उनको ARN नंबर प्रोवाइड करना, उनको उनके कामकाज को रेगुलेट करना। दैट इज द पर्पस ऑफ एम्फी। तो आप सोचो कि अभी होता क्या है कि सर आपने ना लेट्स से NISM 5 एग्जाम पास किया, और अब आप एमफी के पास जाते हो कि सर देखो मैंने एग्जाम पास कर लिया, अब मुझे अपने घर में घुसने दो, मुझे अपनी सदस्यता दो, आप मुझे ARN दो। व्हाट इज ARN फुल फॉर्म? ARN का फुल फॉर्म होता है A इज फॉर एम्फी एंड RN इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एम्फी की सदस्यता जो आप लेते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज ARN। तो अभी आप सेबी को क्या, आप एमक्यू को जाकर क्या बोलोगे? सर देखो मैंने एग्जाम पास कर लिया, मुझे घुसने दो अपने घर में। तो वो बोलेगा भैया ये तो मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँ कौन घुसेगा। तो बोला पहले तो एग्जाम पास करके आओ, तो बस वो तो कर लिया। अभी नेक्स्ट आपको क्या बोलेगा? आपको बोलेगा कि देखो मेरे घर के ना ये नियम कानून है, तुम अगर नियम कानून फॉलो करोगे तभी हम तुमको इस घर में घुसने देंगे। तो उसने क्या नियम कानून बताए? उसने कहा कि देखो लेट्स से तुम अगर हमारे घर में आना चाहते हो तो तुमको कुछ रूल्स गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे। अभी रूल्स गाइडलाइंस कैसे हो सकते हैं? वो बोलेगा कि सर देखो तुम ना मार्केट में कभी गारंटी रिटर्न्स बोल के नहीं आओगे। ठीक है सर, तुम ना कभी मार्केट के अंदर में कोई गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करोगे, तुम कभी मार्केट के अंदर में कैश में कामकाज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सारे नियम कानून ना जो बनाता है वो होता है एम्फी। और ये सारे नियम कानून जो उसने बनाए ना, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर
डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज अग्नि, AGNI। तो अग्नि जो है, अग्नि का फुल फॉर्म होता है A इज फॉर एम्फी, गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स ऑफ इंटरमीडिएरीज। मतलब उन्होंने क्या कहा आपको कि भैया तुमने एग्जाम पास कर लिया, मैंने जितने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे ना, तुम पहले इसको साइन करो, पढ़ो इसको, समझो मैं तुमको क्या करने बोल रहा हूँ, एंड देन उसको तुम फॉलो करोगे। तो तुम इसका कमिटमेंट कर रहे हो व्हेन यू आर साइनिंग ऑफ ऑन दी अग्नि। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतनी मेहनत करके एग्जाम पास किया, आप जहां साइन करने बोलोगे मैं कर दूंगा, आप घुस गए। अभी होगा क्या कि कल को अगर मान लो आपने कोई गलत काम किया और आप पकड़े गए, तो वो आपको शो कॉज नोटिस दे देगा, 3 हफ्ते के अंदर में बताओ कि तुम बेगुनाह कैसे हो। और अगर आपने नहीं समझा पाए आप, तो वो आपके ऊपर में कोई भी एक्शन ले सकता है, एंड द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द एक्शंस कैन बी कि वो आपको अपने घर से निकाल सकता है, मतलब आपका ARN नंबर वो कैंसिल कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। जो अग्नि के रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना मैंडेटरी है। वैसे ही एमसी वालों ने ना अपना एक कोड ऑफ एथिक्स भी बना के रखा है कि उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम कैसे कामकाज करेंगे, हम कैसे इन्वेस्टर्स को, इंटरमीडियरीज को एंड पब्लिक एट लार्ज को डील करेंगे। तो उनके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उनको हम कहते हैं एस। ओके। सो व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्फी? इनका काम है इंडस्ट्री को बड़ा करना, इसमें एयरन होल्डर्स बनाना, उनके कामकाज को देखना, सेबी को जाके बताना, गवर्नमेंट को जाके बताना कि कैसे चीजों को बेहतर बनाया जा सके, कैसे इन्वेस्टर्स को और प्रोटेक्ट किया जा सके, कैसे इंडस्ट्री को और बढ़ाया जा सके, कैसे उनके बीच में अवेयरनेस फैलाई जाए, डिसिप्लिनरी एक्शंस लेना। ये सब कुछ काम होता है एम्फी का। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन, तो ये म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन कौन चलाता है? ये एम्फी चलाता है। राइट। सो दिस इज व्हाट एम्फी डज, एंड ऑन दैट नोट वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, क्वेश्चंस इस चैप्टर में काफी आएंगे। तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाइएगा, इसके वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। सो चैप्टर 3 फिनिश हुआ, अब लास्ट हम घुसते हैं चैप्टर 4 की तरफ। बट बिफोर दैट आई जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ। ऑलराइट। सो अब लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर फॉर द डे इज अ स्मॉल चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, विच इज रेगुलेटरी एंड द लीगल फ्रेमवर्क। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे मेजरली सेबी के बारे में, और सेबी ने क्या नियम कानून बनाए हैं इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ओके। सो देखो होता क्या है, आज मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हम कोई एक गेम खेलेंगे, जैसे हमने डिसाइड किया कि हम लोग फुटबॉल गेम खेलेंगे। अभी फुटबॉल गेम के अंदर में क्या नियम कानून बनाए गए कि देखो भैया बॉल को पैर से मारना है, सामने वाले के गोल पोस्ट के अंदर में किक करके गोल करना है, और जो बंदा ये कर पाएगा आ, उसकी टीम, जिस टीम ने ज्यादा गोल किए वो टीम जीत जाएगी। ये नियम कानून तो बन गए। अभी क्या हुआ सर, मैच चालू हुआ और लेट्स से किसी प्लेयर ने हाथ से बॉल पकड़ा, जाके दौड़ा और सामने बॉल फेंक के आ गया और बोला कि देखो गोल हो गया। तो क्या ये गोल माना जाएगा? आंसर इज नो। तो जैसे ही वो बॉल को हाथ में लेगा तो कोई सीटी मारेगा, मैच को वहीं रोक देगा, उसको येलो कार्ड दिखाएगा, फ्री किक देगा, पेनल्टी करेगा, जो भी करेगा। राइट। तो बोलने वाला है कि देखो, बोलने का मतलब ये है कि देखो अल्टीमेटली नियम कानून बनाने तो एक बात है, बट नियम कानून को फॉलो करने के लिए आपको एक रेफरी साथ में रखना पड़ता है। तो सिमिलरली
हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में नियम कानून तो बहुत सारे हैं, बट उसको फॉलो कौन करवाएगा? उसको फॉलो कराने के लिए आपको चाहिए एक रेगुलेटर, और वो रेगुलेटर है सेबी। तो अगर आप सेबी के कभी, आप अगर अभी आपको इंटरेस्ट हो ना, मतलब नॉट आउट ऑफ दिस सिलेबस, NISM 5A का ये पार्ट नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट हो ना, तो आप कभी समझना कि सेबी बना ही क्यों था। कभी अगर आप लोगों ने स्कैम 92 मूवी देखी ना, तो आप जानोगे कि देखो 1992 में ना हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, जिससे पूरी की पूरी भारत की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। लोगों को समझ में आता भैया स्टॉक मार्केट जो है वो पूरे इकोनॉमी की नींव हिला सकता है। तब गवर्नमेंट को समझ में आया था कि यार देखो, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए उन्होंने सेबी की स्थापना की थी। एंड सो सेबी इज वन ऑफ द रेगुलेटर्स, जिसको बनाने के लिए एक्ट पास किया गया था। आई थिंक 1994 में एक्ट पास हुआ था, 92 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। सो इंडिया में जो मेन रेगुलेटर्स हैं वो कौन है? बैंकिंग, मनी मार्केट सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है? RBI। सिक्योरिटीज मार्केट कौन रेगुलेट करता है? सेबी। इंश्योरेंस मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? IRDA। और पेंशन मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। राइट। सो मैंने रेफरी का एग्जांपल आपको बताया, तो सेबी का बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ सेबी? इट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये सेबी का मेन काम है कि भैया मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कभी कोई गलत काम ना हो, ये सेबी का मेन मुख्य उद्देश्य है। एंड इसके अलावा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। तो सेबी जो है वो किस किस को रेगुलेट करता है? ऑफ ऑल द एंटिटीज की, म्यूचुअल फंड्स को, डिपॉजिटरीज को, कस्टोडियंस को, स्टॉक एक्सचेंज को, RTA को, इन सबको रेगुलेट करता है सेबी। अब देखो यहाँ पे जितने पॉइंट्स लिखे गए ना, ये सब समय के साथ साथ सेबी ने बहुत सारे नियम कानून बनाए थे, और अकॉर्डिंगली चीजें चेंज होती चली गई। होता क्या है कि पहले लोग सिंपल सा एक नियम लिखते हैं कि भैया ऐसे काम करना है, फिर मार्केट में कुछ ज्यादा होशियार लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि यार ऐसे कर लो वैसे कर लो, और वो 3-5 करते रहते हैं। राइट। तो क्या होता है कि फिर अचानक से रेगुलेटर की नींद खुलती है, वो बोलता है यार ये तो देखो गलत काम हो रहा है मेरे नाक के नीचे। तो बोलता है कल से मैं ये सर्कुलर निकाल रहा हूँ, कल से ये चीज नहीं चल सकता है। ठीक है। तो होता क्या है कि भाई फिर अकॉर्डिंगली आपने चेंजेस किए, एंड वो चेंजेस के बाद से दुनिया बदल गई। तो सिमिलरली सेबी ने समय समय से पिछले 30 सालों के अंदर में ऐसे बहुत सारे सर्कुलर्स, नियम कानून पास किए हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, इसमें जब हम लोग सारे रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ। वंस दो सेक्शंस कम इन, आई विल टॉक अबाउट इट। पहला आता है जनरल इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, कि भाई आज फंड मैनेजर आपके पैसे को कहाँ लगाएगा, कैसे लगाएगा, इसके ऊपर में क्या रोक लगाई गई है। सेबी ने क्या रोक लगाया? सबसे पहला, एग्जाम में इस स्लाइड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। फंड मैनेजर आपके पैसे से जब भी कोई शेयर या डिबेंचर खरीदता है, वो उसको डिलीवरी बेसिस पर ही खरीद सकता है, वो उसको इंट्राडे में नहीं खरीद सकता है। मतलब कि रेगुलेटर कभी आपके पैसे से स्पेकुलेशन नहीं कर सकता है, वो शेयर की डिलीवरी लेकर के ही जा सकता है। म्यूचुअल फंड कभी आपके पैसे से किसी को लोन नहीं दे सकता है। अभी आप जाके बोलोगे सर मुझे कार लोन दे दो, सर मुझे एक पर्सनल लोन दे दो, तो वो लोन का काम नहीं हो सकता है फ्रॉम अ फंड मैनेजर। राइट। ओके। इसके बाद क्या बोल रहा है कि लेकिन फंड मैनेजर क्या कर सकता है? फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो किसी कंपनी को अगर लोन चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी एक डिबेंचर इशू करेगी। अभी फंड मैनेजर को समझ में आता है, तो वो इस डिबेंचर को खरीद सकता है, उस डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि कभी वो उस कंपनी को लोन नहीं दे सकता है। लोन देने का काम बैंकों का काम है। ठीक है। फिर क्या बोलता है? द स्कीम विल नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड और प्राइवेटली प्लेस्ड सिक्योरिटीज ऑफ एनी एसोसिएट और ग्रुप कंपनी ऑफ द स्पॉन्सर। मतलब मान लीजिए HDFC म्यूचुअल फंड है, उसकी एक ग्रुप कंपनी है जिसका नाम है HDFC अर्गो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। वो एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसी ग्रुप कंपनी है। तो आज अगर HDFC म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर बोले कि सर मुझे HDFC अर्गो का शेयर उठाना है, तो क्या वो उठा सकता है? आंसर इज नो।
वो नहीं उठा सकता है। ठीक है। फिर बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ द ग्रुप कंपनीज विल बी लिमिटेड टू 25% ऑफ द नेट एसेट्स। मतलब आज मान लो HDFC म्यूचुअल फंड के ग्रुप कंपनीज क्या है, HDFC बैंक है, तो HDFC लाइफ है, अभी कल को HDB फाइनेंशियल भी लिस्ट हो जाएगा। तो ये सारी ग्रुप कंपनीज के अगर आप शेयर्स उठा रहे हो ना, तो आप अपने 25% ऑफ द नेट एसेट से ज्यादा पैसा अपनी ग्रुप कंपनीज में नहीं लगा सकते हो। ठीक है। फिर बोलता है कि द म्यूचुअल फंड अंडर ऑल इट्स स्कीम्स शैल नॉट ओन मोर देन 10% ऑफ द कंपनीज पेड अप कैपिटल। मतलब किसी भी कंपनी का, आज मान लो फिनोमैटिक जैसी कंपनी का, अगर आप सोचते हो कि मैं शेयर उठा लूंगा, अगर मान लो फिनोमैटिक एक लिस्टेड कंपनी होती, तो आज फिनोमैटिक कंपनी का मान लो वैल्यू होगा 500 करोड़ रुपए। तो एक SBI म्यूचुअल फंड जिसके पास में 10 लाख करोड़ रुपए रखे गए हो, तो एक बटन दबा के 500 करोड़ रुपए डाल के एक कंपनी खरीद सकता है। और अगर वो कंपनी को पूरा पूरी खरीद ले, तब तो यार वो कुछ भी गलत काम कर दे कंपनी के साथ में, कुछ भी रिजल्ट्स पोस्ट करवा दे। तो ऐसा ना हो सके, इसके लिए सेबी ने कहा कि भाई तुम किसी भी कंपनी का अगर शेयर उठाते हो, तो अंडर ऑल योर स्कीम्स पुट टुगेदर यू कैन नॉट पुट मोर देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ दैट कंपनी। ठीक है। फिर बोलता है कि सर आप किसी सिंगल कंपनी के अंदर में 10% ऑफ द नैव से ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते। मतलब अगर आपके पास में 1000 करोड़ रुपए एक स्कीम में, तो आप एक पर्टिकुलर कंपनी का सिर्फ 100 ही करोड़ रुपए का शेयर उठा सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं उठा सकते हो। ठीक है। फिर बोलता है कि सर ELSS फंड्स के अंदर में कम से कम 80% पैसा आपका इक्विटी लिंक्ड होना चाहिए। एंड देन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स के अंदर में आप 15% से ज्यादा पैसे पार्क नहीं कर सकते। दीज आर योर जनरल इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये है सेबी का एडवर्टीजमेंट कोड। अभी क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना है तो आपको उसके ऐड चलाने होते हैं। अभी क्या होगा, अगर आज मान लो किसी कंपनी ने साबुन बनाया, तो साबुन की सेल्स बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, वो साबुन की सेल्स बढ़ाने के लिए वो बोलेंगे कि भैया एक काम करो, एक अपने अच्छी सी हीरोइन को रख देते हैं जो एक खूबसूरत सा ऐड बनाएगी, और ऐड में बताएगी देखो ये साबुन कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा इसे स्किन हो जाता है, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर के शायद साबुन खरीदेंगे। तो सिमिलरली म्यूचुअल फंड के अंदर में अगर मुझे चमकाना होगा तो मैं क्या चमकाऊंगा। म्यूचुअल फंड का तो कोई सेंस, कोई स्मेल या कोई कलर तो नहीं है। म्यूचुअल फंड लोग क्या चीज से देख करके अट्रैक्ट होकर खरीदेंगे, सर वो देखेंगे कि वो स्कीम ने रिटर्न कितना बना के दिया। तो रिटर्न इज समथिंग दैट विल अट्रैक्ट पीपल। तो इनका कहना है कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर में आप जो रिटर्न दिखाते हो, आपको एक पर्टिकुलर तरीके से दिखाना चाहिए। आप जब भी कोई भी स्कीम का रिटर्न दिखाने जाओ पब्लिक के अंदर में, मान लो आपने कहा कि माँ फ्लाईओवर के सामने मैं एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाऊंगा, और उस बोर्ड के अंदर मैं बताऊंगा कि भैया ये स्कीम के अंदर ने इतना इतना रिटर्न बना के दिया, तो मैं किस तरह का रिटर्न दिखा सकता हूँ। तो वो बोलता है कि सर आप जब भी अगर रिटर्न्स दिखाने जा रहे हो, तो आपको उस स्कीम का पिछले 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, एंड शुरुआत से लेकर के अभी तक का रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। मतलब मान लीजिए किसी स्कीम ने पिछले 6 महीने में 25% रिटर्न बना के दिया। मान लो SBI ब्लू चिप फंड का लास्ट 6 मंथ रिटर्न 25%। तो उसने क्या किया, उसने माफ फ्लाईओवर पे एक बोर्ड लगा दिया कि SBI ब्लू चिप फंड हैज गिवन 25% रिटर्न इन 6 मंथ्स, इन्वेस्ट नाउ। अभी पब्लिक क्या सोचेगी कि भैया ये एक नया FD आया है SBI की तरफ से, ये 25% का इंटरेस्ट देता है, तो पब्लिक तो गलत समझ जाएगी। इसके लिए बोलते हैं कि सर जब भी आप रिटर्न दिखाने जाओ, आप हमेशा 6 महीने, 1.5 साल के रिटर्न नहीं दिखा सकते। आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल एंड सिंस इंसेप्शन आपको रिटर्न दिखाना मैंडेटरी है। हो सकता है 6 महीने में अच्छा रिटर्न गया होगा, लेकिन शायद 5 साल में रिटर्न आपका घूम फिर के वही 12-13% आया होगा। तो आपको ये सारे रिटर्न बताने जरूरी हैं, और साथ ही साथ आप स्कीम के बेंचमार्क का रिटर्न भी उस सेम पीरियड में आप बताओगे। हो सकता है कि सर आपके SBI ब्लू चिप फंड ने 12% का रिटर्न बना के दिया है, पब्लिक बोलेगी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर देखा गया कि इसका बेंचमार्क वाज निफ्टी 100, और निफ्टी 100 ने सेम पीरियड में 15 बनाया था और SBI ब्लू चिप ने 12 बनाया, तो आप बोलोगे यार इतना अच्छा नहीं किया। तो इसके लिए बोलते हैं कि जब भी आप रिटर्न दिखाओ, जो भी ऐड दे रहे हो, आपने कोई होर्डिंग लगाया या आपने कोई प्रिंट मीडिया में आपने कुछ भी डाला, आप कभी भी अगर रिटर्न्स दिखाते हो, तो आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल और इंसेप्शन तक का रिटर्न दिखाना पड़ेगा। और साथ ही साथ सेम टाइम फ्रेम में उसके बेंचमार्क ने क्या प्रोड्यूस करके दिया है वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कभी किसी सेलिब्रिटी को लेते हो ऐड करने के लिए, राइट, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करते हो, मान लीजिए कि आपने कभी
सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जैसे लोगों को अगर आपने लिया इंडोर्समेंट करने के लिए, म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के अंदर में, तो क्या बोलता है कि सर आप ऐसे कैंपेन ऐड चला सकते हो जिससे कि म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस बढ़ता हो इंडस्ट्री के अंदर में, एंड नॉट टू प्रोमोट एनी पर्टिकुलर स्कीम। मतलब आप अगर देखो म्यूचुअल फंड सही है, एड के अंदर में वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, गोल प्लानिंग करना जरूरी है, कंटिजेंसी फंड रखना जरूरी है, लंबे समय तक रहना जरूरी है। ये सब बातें बोल रहा है उस एड के अंदर में। वो कभी ये नहीं बोलता है कि भैया एसबीआई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। वो कभी ये नहीं बोलता है कि यूटीआई कॉन्ड फंड का एनएफओ सही है। राइट। सो कभी भी ये सारे एड्स जो है ना, ये कोई ब्रांडिंग एक्सरसाइज नहीं हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी यूज एज अ ब्रांडिंग एक्सरसाइज। These ads can only be given for promoting the awareness of mutual funds as a financial product category. अच्छा, अभी जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं उसमें इन्वेस्टर के कुछ राइट्स होते हैं। राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप, माने कि अगर आपके पैसे से शेयर खरीदा गया है, कल को अगर ये कंपनी लिक्विडेट हुई तो ये शेयर्स भी लिक्विडेट होंगे। तो शेयर्स के जो पैसे आएंगे वो पैसे किसको मिलेंगे, तो वो इन्वेस्टर को मिलेंगे। दूसरा, कभी अगर इन्वेस्टर अपने एजेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना एजेंट चेंज कर सकता है। और अभी तो ऐसे नियम बन गए कि अगर आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करते हो तो 6 महीने के कूलिंग पीरियड के बाद में नए डिस्ट्रीब्यूटर को उस पर कमीशन भी मिलता है। सो इट इज अ बेनिफिशियल थिंग नाउ। राइट टू इन्वेस्ट इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। अभी मान लीजिए आपने कहा कि सर मेरे को ना मैंने आपके म्यूचुअल फंड हाउस से पैसे लगाए हैं, मेरे को आपका ट्रस्ट डीड पढ़ना है, मेरे को आपका मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ सकते हो क्योंकि आप उस इस म्यूचुअल फंड हाउस के इन्वेस्टर हो। लेकिन कभी आप जाकर के म्यूचुअल फंड हाउस को बोलोगे कि यार तुमने किस बेसिस पे इस कंपनी के शेयर का सिलेक्शन किया है, उसके वजह से मुझे पहले वो समझना, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं तुम्हारे स्कीम में पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो वो एक ऐसा क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है जो कि शेयर नहीं किया सकता है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछता है। राइट टू अपॉइंट नॉमिनी, तो यहाँ पर 3 नॉमिनी आप अपॉइंट कर सकते हो। अगर आपने नॉमिनी नहीं अपॉइंट करना है तो आपको वो डिक्लेरेशन देना होता है कि आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट। ठीक है। आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को गिरवी रख सकते हो और उसके अगेंस्ट में आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ले सकते हो। ठीक है। आप का कोई अगर कंप्लेंट है तो आप बकायदा उसको एस्केलेट कर सकते हो। पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम लोग। फिर कभी फंडामेंटल एट्रीब्यूट अगर कंपनी चेंज करती है, स्कीम चेंज करती है, तो आपके पास में चिट्ठी आनी चाहिए, आपको एग्जिट लोड हटा करके 1 महीने का बेचने का पीरियड मिलना चाहिए। और अगर 75% अगर इन्वेस्टर ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को अपना म्यूचुअल फंड बेचना, मुझे म्यूचुअल फंड को बंद करना है बिकॉज वो गलत काम कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड हाउस को भी बंद किया जा सकता है। ठीक है। अगर किसी इन्वेस्टर का कोई ग्रीवियंस है तो उस ग्रीवियंस को मिटाने के लिए वो इन्वेस्टर सर्विस सेंटर के पास जा सकते हैं। ठीक है। मतलब कि आप पहले सबसे पहले फंड हाउस के पास ही जाइए या आप अपने कैंप्स कार्वी के पास में जाइए अपनी कंप्लेंट लेकर के। अगर वहां पर भी आपका इश्यू रिजॉल्व नहीं होता है तब आप उसको सीनियर लेवल पे एस्केलेट करिए। अभी इशू कैसा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोई इन्वेस्टर ने पैसे लगाए, मार्केट गिर गया, उसको नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, तो क्या वो इस बात को लेके कंप्लेन कर सकता है, क्या वो इस बात को लेकर के कोई लीगल कोर्ट केस फाइल कर सकता है? आंसर इज नो। व्हाई नो? क्योंकि सर जब इन्वेस्टमेंट करने का गया था तो आपको तो बोला ही था कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैं तो कही था आपको घुसने से पहले कि भाई यहाँ पे रिस्क है, पढ़ लो ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ा होता तो आपको मालूम पड़ता कि मार्केट रिस्क क्या होता है। तो इसीलिए आपने पैसे लगाए और आपके पैसे माइनस हो गए, इस बात का आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। लेकिन आप कंप्लेन किस बात का कर सकते हो कि सर मान लो मैंने रिडेम्पशन मारा था और 10 दिन हो गए मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, इसका आप कंप्लेन कर सकते हो। तो कंप्लेन कभी भी करते हो तो आप पहले इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में जाते हो, अगर वहां से जवाब नहीं मिल रहा तो आप सीनियर लेवल पे एस्केलेट करते हो, अगर वहां से भी आप जवाब नहीं पा रहे हो तो आप सेबी के पास जाओ। और सेबी के पास जाने के लिए आपको कोई सेबी के दफ्तर में कोई चिट्ठी लेके जाने की जरूरत नहीं है। सेबी का एक प्लेटफॉर्म है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इनके इस प्लेटफॉर्म का नाम है स्कोर्स, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। तो स्कोर्स एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है। यहां पर आप जाइए और जाकर के अपना जितना भी आपका कच्चा चिट्ठा है वो सब लिख दीजिए। उसके बेसिस पर वो कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को और वहां से जवाब जो मिलता है वो आपको दिया जाता है। तो स्कोर्स अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स।
अभी बस लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर में कि एम्फी कौन है, अग्नि, एस वगैरह क्या है, तो वही सब बातें यहाँ पर रिपीट की गए हैं इस स्लाइड में। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इतना ही कुछ था आपको बताने के लिए। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज डिस्कशन ऑन on the four chapters that we had. Before I hand it over to Devlina, Devlina is there. She has joined the class. वो आपको फटाफट बताएगी कि फिनोमेटिक पाठशाला ऐप कैसे यूज करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा वापस से कि अगर किसी ने अगर फिनोमेटिक का व्हाट्सएप ग्रुप जो कि इस एनआईएसएम डेडिकेटेड जनवरी 25 ग्रुप है, अगर उसको ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली अभी चैट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए अपना नाम, एंड देबिना विल इंश्योर दैट शी विल ऐड यू इनटू दैट ग्रुप। ठीक है। अभी आपको फिनोमेटिक पाठशाला ऐप दिया जा रहा है, उस ऐप को कैसे यूज करना है, वहां पे कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, कैसे मॉक टेस्ट देना है, इन सब चीजों के बारे में देबिना आपको बताएगी। अगर आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा। आफ्टर टुडेज क्लास शी विल रिलीज द 4 चैप्टर्स, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। तो जो चैप्टर 1, 3, 4 और 5 हमने पढ़ा है, इसके मॉक टेस्ट आपको दे दिए जाएंगे, एंड वी एक्सपेक्ट कि आप ये मॉक टेस्ट को आप सॉल्व करोगे, राइट। बट स्टिल अगर किसी को मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है या नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे एक्सेस करना है, तो यू कैन गिव अ कॉल टू देवलीना एंड शी विल आंसर योर क्वेरीज, राइट। सो नाउ विद दैट देवलीना, मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूँ। यू ओके विल बी सर। एबल टू यू विल बी एबल टू शेयर योर स्क्रीन, एंड जो यहाँ पे चैट बॉक्स में जितने लोग का आ रहा है कि एड मी, तो उनको आप क्लास के बाद में आप ऐड कर दीजिएगा। आई एम लीविंग द क्लास नाउ, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इनको बता दो कि पाठशाला ऐप को कैसे यूज करना है, और आज के क्लास के बाद में आप ये चारों मॉक टेस्ट को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। With that, thank you so much everyone, and I look forward to seeing you all again on 17th of January जब हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे। Over to you, Devina now. ओके सर, एक बार देखिए ना, हम स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। शो हो गया ना सर? ओके। तो हाँ जी। हम लोग को गुड इवनिंग दिख रहा है ना सर आपको? हाँ, बट अभी ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है कि आई थिंक आप ऐप खोल के बैठे हो। आप पहले ऐप डाउनलोड कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, वो बता दो। ओके ओके ओके। पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाके, हेलो। हाँ, देखना आपका ना अभी ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है हम लोगों को, व्हाइट स्क्रीन। आप अपने ओके। होम पेज पे आ जाओ, या फिर आप एक बार शेयरिंग को एंड करके फिर से आप शेयरिंग पे आ जाओ। यहाँ पे ना सर स्क्रीन शेयर मेरे को नहीं दिख रहा है, बोर्ड शेयर के लिए ऑप्शन आ रहा है। वे आपके जूम में देखो शेयर बटन है। या When you click on देखिए अब शेयर दिख रहा है बटन ना? ना। हाँ हाँ, अब दिख रहा है। ओके हो गया। हाँ, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। ठीक ओके है, चलो आप तो कंटिन्यू करो, मैं निकल रहा हूँ देवना। ठीक है। ओके सर। ओके ओके। ओके। ठीक है, आप लोग पहले प्ले स्टोर में जाके ये सिनेमैटिक पाठशाला इंस्टॉल करना होगा आप लोग को। ये जो बल्ब वाला है मेरे पास, ये ऑलरेडी है इंस्टॉल्ड, इसीलिए दिखा रहा है कि इंस्टॉल्ड एंड ओपन का ऑप्शन आया है। आपको ये सिनेमैटिक पाठशाला इंस्टॉल करके जो नंबर आप लोग हमको ऐड करने के लिए दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर ये क्लास क्लास के लिए, उसी नंबर से आपको ये इंस्टॉल करके ओपन करना है। तो मेरा इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं ओपन पे क्लिक कर रही हूँ। एक्चुअली ये पेज घूम रहा है।
मैम ये फिनोमेटिक पाठशाला एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा है अभी नेटवर्क इशू के लिए। तो मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि ये आप जब ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, अम, किसी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, एक बार बोल पाएंगे क्या चैट बॉक्स पे कोई? कि आप लोग को फिनोमेटिक पाठशाला ऐप इंस्टॉल करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो नंबर आप लोग हम लोग को दिए हैं उसी नंबर से आपको यूजर अलग वाले यूजिंग विद अनदर मेथड में जाके मोबाइल नंबर से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको लेफ्ट एंड में बैचेस बोल के एक टैब दिखेगा। उस बैचेस के अंदर आपको जनवरी 25 एनआईएसएम बैच दिख रहा होगा। तो उसी बैच पे आप क्लिक करेंगे एंड लेफ्ट स्क्रॉल करते रहेंगे ना, तो आपको टेस्ट वीडियो स्टडी मटेरियल ऐसे बहुत सारा टैब दिखेगा। तो अकॉर्डिंगली आज जो क्लास हुआ है वो आपको वीडियोस सेक्शन में जाके रिकॉर्डिंग ऐप के अंदर मिल जाएगा चैप्टर वाइज। और इससे पहले भी प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड करके रखी हुई हूँ चैप्टर वाइज, ऑल इन वन करके भी एक रिवीजन है। तो रिवीजन वाला आप लोग बाद में देखिए, आज जैसे चैप्टर 1, 3 एंड 4, 5 पढ़ाया सर ने, उसी चैप्टर को आप लोग रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। आज का रिकॉर्डिंग जो अपलोड होगा थोड़ा देर बाद, एंड प्रीवियस जो वीडियोस है उसको भी देख के आप लोग मॉक टेस्ट टेस्ट के टैब में दिखेगा, उस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एवरी टेस्ट आप 5 बार ही दे सकते हो, इससे ज्यादा बार वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद आप लोग ग्रुप में वो मॉक टेस्ट का स्कोर डालते रहिएगा, फिर हम लोग को पता चलेगा आप लोग का स्कोर कैसे हो रहा है। ड्यू टू सम टेक्निकल एरर मैं स्क्रीन शेयर तो कर रही हूँ बट सिनेमैटिक पाठशाला काम नहीं कर रहा है। मैं फिर से एक बार कर रही हूँ, देखिए। ये स्क्रीन एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, मतलब हमारा ये सिनेमैटिक पाठशाला ये कुछ इशू हो रहा है। आप लोग को कुछ भी अगर एडिशन में दिख नहीं रहा होगा, आप लोग हम मुझे एक बार व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, तो मैं वैसे दिख जाऊंगा। 6:30 पे सारा टेस्ट मतलब लाइव हो जाएगा, आप लोग 6:30 के बाद ही टेस्ट दे पाएंगे। तो अभी कोई किसी को कुछ क्वेरी है इस रिगार्डिंग, क्योंकि मैं ऐसे बोल ही सकती हूँ अभी। स्टडी मटेरियल ना इस पे रहेगा अभी एक कुछ बुलेट पॉइंट प्रूफ एंड पीडीएफ हम लोग इसी पाठशाला ऐप में ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई हूँ। वही जो टैब के अंदर आपको दिखेगा टेस्ट वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल, वहीं पे आपको मिल जाएगा। और अदर अगर जो स्टडी मटेरियल की बात है वो आपको फिजिकली शायद ऑफिस आके लेना पड़ेगा। ठीक है। अ, आज कुछ इशू हो रहा है, ये ऐप में ऐप ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोग जैसे मैंने बोला ना कि सिनेमैटिक पाठशाला इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको जिस नंबर हम लोग को प्रोवाइड किया था उसी नंबर से सिर्फ लॉगिन होगा। अगर कोई और नंबर आप लोग को देना है कि मुझे इस मोबाइल पे ये नंबर से लॉगिन चाहिए, तो वो लॉगिन आपको मुझे फोन करके नंबर को ऐड करवाना पड़ेगा सिनेमैटिक पाठशाला में, तभी आप लोग सिर्फ ये एक्सेस कर पाएंगे सेम नंबर से। तो ये प्लीज कर लीजिएगा, अगर कोई इशू होता है तो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स पे डाल दे रही हूँ। यस, बैच में जाके बैचेस आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड कॉर्नर में सर, होम के बगल में बैचेस है। ये फीस एंड ऑल सब बाद में हम बता देंगे टेस्ट का, आप लोग पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, जो कि नेक्स्ट ट्रेनिंग है 17 जनवरी को। सेम लिंक से खुलेगा, ये 4 से 6:30 बजे का ही होगा। सेम लिंक आई विल फॉरवर्ड इन द ग्रुप, 16 को भेज दूंगी। पहले आप लोग ये सारा एक बार देख लीजिए चैप्टर वाइज, फिर आप लोग टेस्ट दीजिए। अगर किसी का बैचेस में कोई प्रॉब्लम होता है क्लास क्लास या पाठशाला में, वो लोग हमको प्लीज व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट के साथ भेजिएगा। तो अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं है, देर इज नो असाइनमेंट। असाइनमेंट वाला टैब में नहीं जाना है सर, आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, देखिए एकदम राइट एंड में होगा। और किसी को कोई क्वेरी है तो
हमको चैट बॉक्स में बोल सकता है, या तो फिर मैं ये इसको रिकॉर्डिंग को क्लोज कर रही हूँ।